जी मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन। कभी-कभी मित्रों ऐसे पल होते हैं जब आदमी को ये कहने का दिल नहीं करता है, आई टोल्ड यू सो। मैंने पहले ही आपको बताई थी ये बात। ये कहने का दिल नहीं करता है। शायद आज का दिन जो है वो कुछ वैसा ही है जब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये बताऊँ कि देखो ये सब उसी तरफ जा रहा है जो मैं आपको पहले दिन से बताया करता था, आज से कोई महीना पहले से। कारण क्या है? देखिए, आज सऊदी अरब का जो रस तनूरा अरामको का जो सबसे बड़ी रिफाइनरी जो उनकी है, आज उस पर 2 ड्रोन उनके गिरे, ईरान के। होना ही था। आप कब तक बचेंगे? मैं आपसे यही कह रहा था ना कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आखिर इन चीज़ों को कब तक रोकेगा? सैचुरेशन पॉइंट एक न एक जगह पर आएगा और दुर्घटना या किसी भी नुकसान के लिए सिर्फ़ एक दुर्घटना ही काफ़ी होती है। सिर्फ़ एक दुर्घटना ही काफ़ी होती है और वो हो गई। तो अरामको की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक रस तनूरा आज बंद हो गई। उस पर जो जो विजुअल्स आए हैं वो कमाल के हैं। वो मतलब उनको देखकर ये कहना कि नहीं नहीं बस छोटी सी आग लगी है जैसा कि सऊदी अरब ने दावा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। अगर ऐसा होता तो मैं मान लेता, लेकिन ऐसा है नहीं। जरा देखें तो कि आपको आग छोटी नजर आ रही है किसी किसी लेवल पे, तो आप बताएं मुझे। हाँ, डेंजर हो गया यार। देख रहे हैं आप, ये आग कहीं किसी भी तरह से आप इसको छोटा नहीं कह सकते कि ये छोटा है। इसकी इसका ही आप एक और देखना चाहें कि ये दरअसल आग कैसी थी, तो मैं आपको एक और विजुअल इसका दिखा देता हूँ। अब जस्ट सिर्फ ये अंदाजा लगाने के लिए मित्रों, सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए, ये देखिए, ये एक सड़क से लिया गया विजुअल है। अ, एक सेकंड ये लीजिएगा। हाँ, डेंजर हो गया यार। अच्छा, ये सेम ये वही वाला वीडियो आ गया है। मैं सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं दूसरा लगा के देता हूँ आपको। दूसरा वाला वीडियो था वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये सेम चीज़ ही रिपीट हो गई। ये है वो आई थिंक, या वैसे तो ये रहा, हाँ, ये रहा। हुँ। सी, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टेलिंग यू कि मतलब ये आज 2 ड्रोन वहाँ पे गिरे हैं, जिनमें 2 को बताया गया है सऊदी अरब की तरफ से कि हमने रोक लिया, लेकिन बाकी 2 और गिरे और जिन्होंने ये आग लगाई वहाँ पर। हर हर महादेव, सुखेजा जी। तो मामला क्या है कि अब ये लड़ाई किसी और लेवल पे जा रही है। मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ, मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ, कल इनफैक्ट देर रात को मैंने ट्वीट भी किया था इसको लेकर, एमबीएस ने कल रात को ऑथराइज़ कर दिया था अपनी फोर्सेस को कि अब ईरान की तरफ से होने वाला कोई भी हमला जो होगा, उसके बाद में सऊदी अरब की जो फ़ोर्सेज़ होंगी, एयर फ़ोर्सेज़ होंगी, वो ईरान पर हमला करने के लिए चल देंगी। वो शामिल हो जाएँगी इस लड़ाई में। आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए, ये आज और कल की बातें हैं। अगले 12 से 24 घंटों में सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, आप पाएँगे कि जीसीसी कंट्रीज़ में, यानी कि सऊदी अरब के अलावा और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, आप पाएँगे कि ये लोग ईरान पर हमला करने के लिए चलेंगे। इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने, मैं आपको पहले ही बताया था, परसों से कह रहा हूँ, हिज़्बुल्लाह ने ऑलरेडी हमले शुरू कर दिए हैं, है ना? सो अब आप ये देखिए, हिज़्बुल्लाह की तरफ से मिसाइल्स का प्रोग्राम उनका जो चलना था, शुरू हो चुका। अभी आज ही संभव ये है कि आज रात को ही रेड सी पर हाउदीज़ के हमले शुरू हो जाएँगे, ठीक है? ये सारे का सारा क्लेश बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मज़े की बात जानते हो क्या है? अमेरिकियों ने जो व्यवहार किया है इस क्राइसिस की तरफ को आते हुए, वो पाकिस्तानियों की तरह से किया है। ये मानकर चले हैं कि भई ईरान ये नहीं करेगा, ईरान वो नहीं करेगा। अबे भैया, क्यों नहीं करेगा? आप किसी की गर्दन पे पैर रख रहे हो और आप उम्मीद ये कर रहे हो कि सामने वाला ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भई? तो ईरान वो सब कुछ कर रहा है जो उसको अपनी जान पे पड़ी है और वो बदले में जो कर सकता है वो कर रहा है। ऑल ईरान इज़ डूइंग इज़
बेसिकली टेकिंग रिटेलिएशन। मैं आपको आज सवेरे के व्लॉग में भी बता रहा था कि भाई मेरे, ये हो नहीं सकता है कि वो बदला लेने के लिए जो कुछ भी उसके हाथ में आएगा वो उठा के आपको मारेगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये बड़ा सिंपली ह्यूमन बिहेवियर है भाई। और ऊपर से आप न भूलिए, जो मैंने आपको बताई उनकी अपनी जो इस्लामिक थ्योरी है, उसका तो कहना ही क्या। जो उनका, जो मैंने बताया आपको कि जो वो खून के कर्जे की जो बात है, जो खमेनेई साहब को मार के इन्होंने किया है, उसके बाद में ये क्या उम्मीद कर रहे थे? ये क्या उम्मीद कर रहे थे इनको क्या मिलेगा? मगर और देखिए, ये जो सैंक्शंस की रिजीम जो चली थी, आपको देखिए, इससे बड़ा मजाक आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि जो सैंक्शंस की थ्योरी है जो अमेरिका ने लगा रखी है, वो कूड़े की तरह से आपको जगह जगह जलती हुई नजर आएगी। कारण क्या है कि वो भारत जो जिसको ये दबाव में डाल रहे थे रशियन ऑयल के, उसकी तमाम रिफाइनरीज आज की तारीख में, भारत की तमाम रिफाइनरीज भागी हैं रशिया की तरफ कि आओ और लाओ, आओ और लाओ। तो अंधाधुंध वो जो सैंक्शंस की रिजीम थी, वो सब की सब गई वो कूड़े में। किस पे रोक लगाओगे? तुम्हारे पास जो मिसाइलें थी, जो सैंक्शंस का रिजीम था, वो तो यार भाड़ में। कोई ना पूछे तुम्हारे सैंक्शन के रिजीम को। दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है, अमेरिका के अपने अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी आज, अब से कुछ देर पहले जो मुझे नई जानकारी मिली, मुझे हमारे हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे हुए चंदन, उन्होंने दी, भेजी, उसके बाद मैंने उसको निकाला ट्विटर से। बहुत टाइमली जानकारी थी वो आज के लिए। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, जरा देख लीजिए। आप मुझे बताइए, दुनिया अमेरिका के हाथ से निकल गई। जिस दुनिया को ये डोमिनेट करने चले थे, वो दुनिया इनके हाथ से मेरे भाई निकल गई। जरा दो स्क्रीनशॉट देखिए, जरा देखिए दो स्क्रीनशॉट। ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन है, जो आपको क्या कह रहे हैं, ये देखिए। मैक्रोन अनाउंसेस फ्रांस इज स्टार्टिंग टू बिल्ड सिग्निफिकेंटली मोर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक, इज ऑल्सो सेइंग फ्रांस विल ऑल्सो स्टॉप शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स इट हैज इन इट्स आर्सेनल। हम बम भी बनाएंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे। एनपीटी गई ना तेल लेने, एनपीटी भारत ने नहीं साइन की थी। अब जिन लोगों ने साइन की थी उनकी संभाल लो। तो वो क्या कह रहा है, हम तो बनाने जा रहे हैं, खूब सारे बनाएंगे और तुमको बताएंगे भी नहीं कितने बनाए, कर लो जो करना है। इससे बड़ी गाली, जो जिस रूल बेस्ड ऑर्डर का ये लोग ढोंग किया करते थे यूरोप वाले, इससे बड़ी गाली उसको क्या पड़ेगी कि जो कुछ उनको करना। अभी 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 बात खत्म नहीं हुई, अभी आपको और दिखाता हूं मैं। देखिए जरा, ये बात कहां से कहां जा रही है। ये ये आनंद लेने की चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बस ये रूल बेस्ड ऑर्डर तो गया तेल लेने। ये देखिए जरा, जिस सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ले, ये जरा देखिए। इन अ मेजर स्पीच मैक्रोन अनाउंसेस फ्रांसिस न्यू न्यूक्लियर अम्ब्रेला पॉलिसी फॉर यूरोप। यानी जिस बात को मैं कितने महीने से कह रहा था यूक्रेन वाले केस में, जब ये ग्रीनलैंड की धमकी दे रहा था जोकर, अमेरिका ने जो जोकर बैठा हुआ है राष्ट्रपति बनके, उस जोकर ने ये कहा था कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, ये ले लूंगा, यूरोप क्या कर लेगा, नेटो में मेरे बिना नेटो क्या है, ये सारी बात, कितने का बेटा थे, ये सारी बातें क्या हुआ करती थी। आप जरा देखिए आज अमेरिका कहां खड़ा है। आज अमेरिका के अपने सहयोगी, नेटो की अस्तित्व क्या रह गया? आप इस ट्वीट को देखकर मुझे बताइए, नेटो का अस्तित्व अब कहां रह गया? कौन सा नेटो, कैसा नेटो? सारा सारा फेंटो, जिसके हाथ में जो आए फेंटो, कोई नेटो नहीं। देखो मैक्रोन क्या कह रहा है आगे, वो कि यूरोप के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने चल रहा है। मैं आपको पहले दिन से कहा था भैया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो ऐसे न्यूक्लियर मुल्क वहां बैठे हुए हैं जिनके पास खुद के न्यूक्लियर आर्सेनल है। जब तुम्हारे पास है तो तुमको अमेरिका का मुंह क्यों देखना है भाई? मुझे समझ नहीं आती थी बात, कभी लॉजिकल लगती नहीं थी। आज वो बात आ गई सामने, आज मैक्रोन आगे आ गया। अब वो क्या कह रहा है आगे, मैक्रोन सेज यूके, जर्मनी, पोलैंड, जरा सुनने नाम सुनते जाइए, यूके, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ग्रीस, स्वीडन, डेनमार्क विल बी की पार्टनर्स। ये सारे मिलके बम बनाएंगे, न्यूक्लियर बम। कौन कहां कितने रखेगा कोई ना किसी को बताने जा रहा। अमेरिका गया तेल लेने। ओके, अब इसके बाद अब करें हमला। अमेरिका को बड़ा शौक है ना हमले करने का, करो हमला, आओ आओ यूरोप में। ये पागलों वाला जो काम किया है अमेरिका ने, इस पागल को सत्ता में लाकर बिठाने का, इसने दुनिया में जिन कामों को शायद कोई आज से 40-50 साल पहले सोचता था कि अभी लगेंगे 100-50 साल, इसने महीनों में कर दिया है, साल भर में कर दिया कांड। आगे देखिए, डेनमार्क विल बी की पार्टनर्स इन एडवांस डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस, जाहिर है ना, विद फ्रेंच न्यूक्स, फ्रांसीसी जहाज,
इसका मतलब बाकी के लोग क्या करेंगे, कोई मिसाइल्स बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, ताकि वॉरहेड्स, आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, और जो कैरियर उसके बनेंगे वो ये मिसाइलें बनेंगी जो ये सारे देश मिलकर बनाएंगे। और ये डिप्लॉयड होंगी तमाम कंट्रीज में यूरोप की। लो जी, हो गया यूरोप सुरक्षित। अब बोलो ट्रंप भैया क्या करेंगे? तो मिडिल ईस्ट को आग लगा दी भाई ने, सऊदी अरब के साथ में मिलके। सऊदी अरब ने जो दोगला रोल प्ले किया है इस सारे खेल में, दोगला रोल, सिर्फ सऊदी अरब ही क्यों, मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज ने, जो अमेरिका की गोद में बैठे जाकर सिर्फ ईरान को मरवाने के लिए। मैं और कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज, पर सच्चाई ये है दोस्तों कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ अमेरिका ने यहां किया है ईरान के साथ में, इसकी तमाम सहमति, जानकारी नहीं कह रहा हूं मैं, इसकी तमाम सहमति इन लोगों की अमेरिका के साथ थी। ये अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ भाई साहब मारो इसको। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन ने जो दोस्ती कराई थी सऊदी अरब और इनकी यूएई की, सॉरी, सऊदी अरब और ईरान की, वो सब की सब भी कूड़े में गई। वो किसी मतलब की नहीं थी। अंदर ही अंदर इनके अंदर की जो हजारों साल की दुश्मनियां हैं सऊदी अरब और ईरान में, वो बाकायदा मौजूद थी। एम्बेसी खुल गई, ये सारे ड्रामे कर दिए। ये सब के सब गुरु छोटे मोटे दिखने दिखाने वाले खेल हैं। असल में जो घृणा थी, जो सालों से चली, सॉरी, हजारों साल से चली आ रही है, वो वहीं की वहीं थी, और उसका उन्होंने यहाँ भी इस्तेमाल किया है। अमेरिका को बाकायदा प्रमोट किया है कि जाओ मारो सालों को, हमें क्या, हमारी भला से। नन ऑफ देम एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर इनके हत्थे क्या चढ़ेगा। मैं आपको पहले से क्या कह रहा था कि भाई चीनी प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। आज हमारे यहाँ कुछ महान यूट्यूबर हैं, महान यूट्यूबर, वो गर्दनें यूं हिला हिला के बच्चों की तरह से, साले पता नहीं, मतलब बुढ़ापे में आ जाते हैं, टीनेजर तरह बर्ताव करते हैं, गर्दनें हिलाते हैं, चीनी माल फिट गया, चीनी माल। ले बेटा देख चीनी माल ने क्या किया, देख चीनी माल ने क्या किया, दुनिया की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने पे लेकर आ गए हैं। इन बेशर्मों को अपने आप को एक्सपर्ट बनते हैं, ये वहां बकवास क्या कर रहे हैं, चीनी माल फिट गया। अरे भैये, चीन ने जो देना था वो दे दिया, बाकी का पास उनके पास अपना है। आज की तारीख में जो असली नॉलेज, जो नॉलेज होती है, वही असली की होती है। किसी भी चीज का जो असली हथियार है वो है जानकारी, इंफॉर्मेशन। वो सारी की सारी लाइव जा रही है वहां पे। आज सवेरे मैंने आपको चीनी वीडियो दिखाया था ना, वो वीडियो क्या कह रहा था, वो तमाम एक एक जहाज, एक एक जो इनका आर्सेनल है, असेट है अमेरिका का, वो कहां रखा हुआ है मिडिल ईस्ट में, वो ये बता रहे थे। आप जरा कल्पना कीजिए, अब ठोकर है ना सबके सबको, कर लो क्या करोगे। मुझे शर्म आ रही है, पता है, आज आज ये कहते हुए कि भारत में ये लोग बैठे हुए हैं और अपनी 4 पैसे की घृणा जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है उसको लेकर गर्दनें हिलाने यूं यूं कर रहे हैं बच्चे की तरह से कि देखो जी चीनी माल, चीनी माल। मतलब सारी समस्या की जड़ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, और दुनिया कहाँ जा रही है, बात वहां हो ही नहीं रही है। वो इसी में खुश है कि चीन का कोई ये फेल हो गया, वो फेल। दिस इज वेयर वी मेक पॉलिसी मिस्टेक्स। भगवान का शुक्र है कि ऐसे लोग होटलों में वेटर रहकर ही खत्म हो गए और यूट्यूब पर आ गए। वो जिंदगी में न कुछ पढ़ लिख पाए, न कहीं कुछ कर पाए। I'm sorry to say this, but honestly it has to be told कि भाई ये गलत है यार, ऐसे नहीं किया जाता। आप खाली मिलिट्री कन्वर्सेशन करना जानते हैं, इसके लिए आप ये बकवास करना शुरू कर दें, आप लोगों को बरगलाना शुरू कर दें, गलत दिशा में सोचने के लिए मजबूर करें, ये गलत है, बहुत गलत है। एनीवे दोस्तों, मैं कहीं और जा रहा हूं सारी बात को लेकर, मेरा क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैं बोल गया इस बात को। आइए तो, और बाय द वे, अरामको में आज जो कुछ हुआ, जो कुछ ये जो हुआ सऊदी अरेबिया में, आज उनकी रिफाइनरी जल रही है, नतीजा क्या हो रहा है, आज सवेरे से, सोमवार से, मैंने आपको पहले ही कहा था, ऑयल प्राइसेस शूट कर गए, 10 to 15% ऑयल प्राइसेस शूट कर गए हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे ये $150 तक आराम से, कल परसों में आराम से $150 टच कर रहे होंगे। ये प्राइसेस अभी नीचे नहीं आ रहे। अब इस सब के बीच में समस्या ये खड़ी होती है भारत की। मैं असली मुद्दे पे जाता हूं आपके, और बहुत सारी बातें करनी है, वो हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं होने क्या जा रहा है। अब मुसीबत आ रही है भारत की। भारत के पास आता है ऑयल क्राइसिस। हमारे पास कितने दिन का है स्ट्रेटेजिक रिजर्व? 10 दिन का। अब अमेरिकी ये कह रहे हैं ये लड़ाई महीने तक जा सकती है, महीने से 1.5 महीने तक, 4 से 6 हफ्ते तक।
4 से 6 हफ्ते का स्ट्रेटेजिक ऑयल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना तेल नहीं है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक बात। मगर जानते हो दोस्तों क्या हो रहा है? आपको मैं मेरे पास जो पुराना वीडियो निकालना पड़ेगा, मैंने क्योंकि मैं स्टॉक नहीं करता हूँ। मैंने आपको बताया था एक दिन कि जिस दिन ये क्राइसिस आएगा, उस दिन 2 कंट्रीज़ इस क्राइसिस से बच पाएँगे। वो क्या होंगे? वो चीन और भारत होंगे। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि चीन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है ईरान वाला रास्ता कटने के बाद में कि वो सीधे-सीधे रशिया के पास चला जाएगा, रशिया से तेल लेगा। कुछ और भी हो रहा है। कुछ और ये हो रहा है कि बहुत सारे रशियन शिप्स जो फ्री फ्लोटिंग शिप्स जिनको कहा जाता है, जिनको शैडो शिप्स कहा जाता है, वो शिप्स इस समय पर हिंद महासागर में, अरब सागर में मौजूद हैं। ठीक है? ये वो शिप्स हैं जो 2 से 3 दिन में भारत पहुंच जाएंगे। इतना नजदीक है हमारे। दरअसल जनरली क्या होता है, रूस से जब आना होता है इसको ऑयल को हमारे, वो डिफरेंट रूट लगता है। बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी हम लोग यूज करते हैं रशियन ऑयल के लिए, मगर उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स भी हैं आने के। मैं आपको बताता हूँ इस तमाम रूट्स के बारे में। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ये पहले से मौजूद, क्योंकि अंदाजा था ना चीजों का, पहले से मौजूद कुछ शिप जो है वो यहाँ आकर रुके हुए हैं इंडियन ओशन में, कहीं ना जाने के लिए, बस यूं ही रुके हुए हैं। वो सब के सब अब भारत की तरफ लाए जाने की बातें शुरू हो गई हैं। तमाम रिफाइनर्स जो भारत के हैं वो इस समय रशिया से भारत सरकार बात कर रही है। मैं आपको तमाम डिटेल अभी देने जा रहा हूं कि वो कैसे क्या चल रहा है। उस सारे के सारे तेल को हम भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारे को जो ऑयल क्राइसिस आना है, जो इन्फ्लेशन का डर है, जो तेल की कमी है, वो न होने पाए। और इस बीच में सौदेबाजी जो की जाएगी वो ये है, जिसका मैं पूरी तरह से अंदाजा लगा सकता हूं, वो ये कि सामने रशिया से अब कहा जाएगा कि भाई वहां से आप तेल की डिस्पैचिंग शुरू कर दो। वो तेल जो रूस से अब चलेगा उसको आते आते आपको कम से कम 1 से सवा महीना लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? 30 से 40 दिन लग जाएंगे उसको आते आते। ठीक है, मगर तब तक क्या होगा, ये जो हिंद महासागर और अरब सागर में पड़ा हुआ जो तेल है ये आपके यहाँ आ जाएगा और आप इससे बच पाएंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल डिटेल्स, सो डोंट वरी, स्टे विद मी बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरी डिटेल हियर। राजकुमार राजपूत जी नमस्कार, जय श्री राम। सो ये तमाम मुश्किल ऐसी है जिससे भारत को बचने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम रशिया के पास जाते। अब किसी माइकल लाल को याद आना चाहिए कि हम रशिया की तरफ क्यों नहीं भागे, रशिया से हम रशिया के साथ क्यों टिके रहे। जिन लोगों को ये लगता था, मैं आपसे बार बार क्या कहता था, तेल का बिजनेस दूसरी तरह चलता है, ये समुद्र में से बहुत कुछ वहां पे किया जा सकता है, हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि भारत औपचारिक रूप से कितना तेल ले रहा है कितना नहीं ले रहा है। तेल का बिजनेस कोई और चीज है। यही कारण है सपोर्ट तो वो दे रहा है भाई, जितनी दे रहा है वो दे रहा है और इतनी काफी है। आप अब है इसको समझिए। मैं कमेंट्स की तरफ आऊंगा, नहीं तो बात डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन मैं कमेंट्स की तरफ आऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है जो आप बात पूछ रहे हैं। बट रशिया वो सब कुछ कर रहा है। देखिए आप ये बात समझिए, रशिया कहीं लड़ाई में डायरेक्टली नहीं कूद रहा है, मगर उसने, मैं आपको पहले दिन से क्या कर था, ये ऐसी जगह लाके अमेरिका को मारेंगे जहां अमेरिका को पानी भी नहीं मिलेगा। और ये एक बात और देखिए, इसमें स्वार्थ भी जुड़े हुए हैं। स्वार्थ जुड़े हुए हैं क्योंकि मरने वाला यहाँ पे ईरान है। ना चाइना को कुछ हो रहा है, ना किसी और को कुछ हो रहा है, ना रशिया को कुछ हो रहा है। लेट्स फेस इट, सच यही है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, मर ईरान रहा है। मगर इस सारे प्रोसेस में एक बहुत बड़े एम्पायर की दीवारें गिर रही हैं। वो एम्पायर है अमेरिका का। यहां पर फंस गया है अमेरिका, असली चोट लगेगी अमेरिका को। आप देख रहे हैं, मैंने आपको अभी मैक्रोन की ट्वीट दिखाई, फ्रांस अलग हो रहा है। वो अपने, यूरोप ने अपने डिफेंस का इंतजाम अलग से कर लिया है। आप जरा सोचिए, जिस समय पर ये सब कुछ हो रहा है, क्या अगर वो अपने डिफेंस का इंतजाम अलग से कर लेता है अगर यूरोप, तो फिर वो अमेरिका की सुनेगा क्या? यूरोप को जागने में बहुत देर लगी है मित्रों। ये मैक्रोन वही मैक्रोन है जिसने 2 साल पहले कहा था यूरोप कैन डाई, याद है ना आपको? तो जिस तो उसको पहले से अंदाजा था कि क्या चीजें आने वाली हैं। इसीलिए इस आदमी को ट्रंप इतनी गाली देता है। ट्रंप इसको जो गाली देता है वो क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी मुझे समझ रहा है। समझ रहे हैं ना? कोई भी आदमी उस आदमी से डरता है जिसको ये लगता है कि ये आदमी मुझे समझ पा रहा है, मुझे देख पा रहा है।
है ना। आइए मैं आपको इस तमाम डिटेल के साथ और कुछ बातें बताता हूं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या रहा है इस बीच में। देखिए सऊदी जो जो अरामको में आज जो रस तनूरा में जो हुआ है, रस तनूरा की रिफाइनरी ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। यहाँ पे लगभग 5,50,000 बैरल हर रोज यहाँ पर पैदा होता है तेल, रिफाइन होता है। यहाँ पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ है। सऊदी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया है इसको। उन्होंने कहा हमने 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, थैंक यू वेरी मच, कर लो। लेकिन मलबे में एक जगह आग लग गई। भाई मलबे से लगे, माचिस से लगे, तीली से लगे, तेल लेने हैं, क्या फर्क पड़ता है। आग लगा दी, उन्होंने आग लगानी थी, आग लग गई, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। कैसा लगा ये, करते रहो, इस पर थ्योरी लिखते रहो अपनी, क्या फर्क पड़ता है। फिर कहते हैं आग लग गई लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया है। ओके, कंट्रोल कर लिया गया है, ओके, पर अभी कौन सा लड़ाई रुक गई है? अभी आप देखिए कोई बड़ी चोट या मौत नहीं हुई है। ओके, जो मैंने आपको आग दिखाई है, आपको अगर ये देखकर लगता है कि कोई बड़ी चोट, कोई मौत नहीं हुई है, थैंक यू वेरी मच, आप कह सकते हैं साहब, जो दिल में आए कहिए। लेकिन सावधानी के तौर पर रिफाइनरी के ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ओके, तो ये कहने का ये तरीका है कि भाई साहब मुझे कोई चोट नहीं लगी है लेकिन बस मैं चल नहीं पा रहा हूं, यू नो। ठीक है, अच्छी बात है। I'm sorry. ओके, एक सेकंड दोस्तों। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल ने जो मिलकर हमला किया है ईरान पे, उसके बदले में हो रहा है। ये सारे के सारे मिले कहां से हो रहे हैं जी? सऊदी अरब से ही हो रहे हैं, सऊदी अरब से भी हो रहे हैं, है ना। तो सऊदी अरब पे हो रहे हैं तो उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हमारे से मत कहना। ईरान ने पहले ही कहा था जागते रहना, बाद में हमको मत रोना। आप अगर अपने यहां से मेरे घर में हमले कराएंगे तो आपका घर मेरा टारगेट क्यों नहीं बनेगा? बड़ी सीधी सी बात है। अब वो कहते हैं नहीं नहीं अमेरिका कर रहा है भैया, हमें क्यों मार रहे हो? तो वो क्या अमेरिका जाएगा मारने के लिए अमेरिका को, जो तुमने अमेरिका को अपने घर में बैठा रखा है? अगर आतंकवादी किसी घर में बैठा होता है तो क्या उस घर पे दया की जाती है? उस घर पे भी बम मारे जाते हैं ना, उड़ा दिया जाता है उस घर को। तो तेल की जो कीमतें हैं वो इसमें 7 से 9% तो सुबह सुबह बढ़ गई थी। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मची हुई है। कई रिपोर्ट्सों में जो धुएं की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कैसी हुई थी। इस बीच में एक और बात हुई, कुवैत में आज 3 F-15 जेट लुढ़क गए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। सेंटकॉम ने कहा है, जो अमेरिका का सेंटकॉम है, वहां पे बेस्ड है, कहाँ, कतर में बेस्ड है ना। तो वो ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये 3 जहाज हमारे गिरे हैं, ईगल जेट्स। F-15E स्ट्राइक ईगल जेट्स कुवैत के ऊपर अपेरेंट फ्रेंडली फायर की वजह से गिर गए। यानी कि उनका कहना यह है कि कुवैत, सऊदी अरब, इन्हीं में से किसी ने उसको उड़ा दिया है। अब मुझे बताइए भाई साहब, अगर किसी माइकल लाल को यह लगता है कि कोई मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी को F-15 और ईरान से आने वाले जो ड्रोन है टिंगू मिंगू, मतलब जो प्रिमिटिव ड्रोन है, उनमें किसी को फर्क नहीं पता लग रहा है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बात करूं। फ्रेंडली फायर भला कैसे होती है? फ्रेंडली फायर में ये हो गया कि भैया जेट पहचान में नहीं आया, किसी ने निशाना मारा, ठोक दिया, यही हुआ ना। कि भाई हम तो अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे थे, लेकिन पकड़ में कौन आ गया? अमेरिका का जहाज आ गया। ऐसे कैसे होता है यार? मतलब कोई मुझे ये कहेगा कि F-16 जा रहा हो और कोई ये कहेगा या फाइटर जेट जा रहा हो उस तरह का, और ईरान के पास तो कोई इस तरह की एयरफोर्स है ही नहीं। तो जब ईरान के पास इस तरह की एयरफोर्स नहीं है तो गलती में भी कोई इस जहाज को कैसे टारगेट कर सकता है? कोई समझाए मुझे। कोई पागल वागल होगा वही टारगेट करेगा ना। तो ये कहानियां चल रही हैं। ईरान कह रहा है हमने मारा है, ओके, ये कह रहे हैं ना ना फ्रेंडली फाइट। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं इसको लगता है मुझे कि ये मिलिट्री नैरेटिव का किस्सा है। अगर अमेरिका ये कहता है कि मेरा F-15 ईरान ने मार दिया, तो भाई साहब कल से लॉकहेड मार्टिन की पे तो आप ताला लगा दीजिए। लॉकहेड मार्टिन पे कल से आप ताला लगा दीजिए, शेयर मार्केट उसका भट्टा बैठ जाएगा। कारण कोई खरीदेगा दुनिया में। F-15 is supposed to be one of the best they have produced. इनफैक्ट भारत को ऑफर हुआ है F-15E। भारत को जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी भारत की थी अमेरिका से किसी लड़ाकू जहाज के लेने की, F-35 को छोड़ दीजिए,
वो इसकी थी। अगर इसको ईरान मार रहा है तो मुझे बताइए, अभी हमारे दोस्त अभय पूछ रहे थे कि चाइना मदद क्यों नहीं कर रहा है। बताओ बता भला अभय, ये कैसे मारा गया? खुद सोचो अभय, ये जहाज अमेरिका के, भला 3 जहाजों को एक दिन में कुवैत में कैसे निशाना बनाया गया? और क्या एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 जहाज एक दिन में फ्रेंडली फायर में मारे जाते हैं? तो इतना नाइव तो कोई भी नहीं होता यार, है ना? ओके, तो ये सारा किस्सा आ गया है। इसके बता रहे हैं जो जो तमाम क्रू मेंबर्स थे, यानी जो पायलट्स थे, वो सब के सब बच के निकल आए हैं। दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को इजेक्ट कर लिया है बेसिकली, और क्या है। जहाज तो गिर गए, वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसको कि कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से उनको मार गिराया है। मैं क्या कहूँ? अच्छा, इराकी जो अटैक्स हैं मिसाइल्स और ड्रोन के बीच में, बोले कि जो उनकी अच्छा, इसका भी मान लीजिए गलती हुई है, तो क्या कह रहे हैं वो? उनका लॉजिक क्या है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स के बीच में ये जहाज जो आए हैं, इसलिए उन पर चोट लग गई है। दैट मीन्स वही सिचुएशन पॉइंट वाली बात आ गई ना, कि इतने मिसाइल्स जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ठुक रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी को। और ये वही सिचुएशन वाला किस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक अमरीकी साहब हमारे यहाँ आते हैं कमेंट करने के लिए, वो बड़ा मेरा अमरीका करते रहते हैं हिंदुस्तानी बेशर्म। तो वो बड़ी अंग्रेजी बोलते रहते हैं इस तरह की, अमेरिका इज अ ग्रेट पावर। तो लो भैया, ग्रेट पावर पिल गया, ग्रेट पावर, इतना ग्रेट पावर है। रिकवर हो गए हैं, यानी कि पायलट जो है जो कूदे वो सबके सब रिकवर हो गए हैं और कह रहे हैं स्टेबल है। स्टेबल है, ये बात कहनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब कोई ये फाइटर एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करता है, तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो बाहर जब आता है, तो जो जो बाहर निकलता है, इजेक्ट किया जाता है वो बाहर एयरक्राफ्ट से, जो एयर प्रेशर बनता है वो कई बार स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन, इन सबको ले बैठता है। प्रेशर बहुत तेज पड़ता है जब बाहर इजेक्ट किया जाता है उसको अपनी सीट से। तो इसलिए वो स्टेबल जो कहा जा रहा है बेसिकली उस निगाह से है, क्योंकि ऐसा नहीं उसका मतलब होता है चोट नहीं आएगी बाहर निकलते हुए। ईरान की तरफ से कुछ क्लेम किए गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने गिराया है, लेकिन यूएस और कुवैत दोनों ने इसको फ्रेंडली फायर बताया है। अच्छा, अगर मुझे कोई कुवैत की बात पर भरोसा करने के लिए कहेगा तो मैं कभी नहीं करूंगा, और अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट शामिल है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि मुझे ईरान की बात पर भरोसा करना चाहिए। जांच कह रहे हैं, जांच चल रही है। जब जांच चल रही है तो भला तुमने क्लेम कहां से कर लिया कि फ्रेंडली फायर है? यही कहोगे जांच चल रही है, पता नहीं है। साथ ही अमेरिका ने कंफर्म किया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 4 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। लो, तो 4 बॉडी बैग तो गए अमेरिका, ठीक। इसके अलावा जो मजे की बात क्या है दोस्तों, कि अमेरिका ने यह भी कहा है, बल्कि ट्रंप ने कहा है कि भाई लड़ाई में तो ये सब होता ही रहता है, यानी कि मौत मौत तो होती रहती है। आई एम टेलिंग यू बॉस, मत भूलिएगा ये इलेक्शन ईयर है। एवरी लाइफ लॉस्ट विल हैव टू बी पेड फॉर। ट्रंप को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। अमेरिकन कांग्रेस ऑलरेडी हल्ला मचा रही है कि भैया बिना हमसे पूछे, बिना हमें बताए ये हमला कहां से कर दिया तुमने। ये आर्टिकल 2 का हवाला वहां पे ले रहे हैं, जो कि बनता नहीं है। यहाँ पर कोई इमरजेंसी कंडीशंस नहीं थी, अमेरिका के ऊपर कोई थ्रेट नहीं था डायरेक्ट, और ईरान की कोई भी ऐसी मिसाइल, वो साजिद तरार भी बोल रहा था ना गंजा वाला, कि भाई कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो सीधे अमेरिका को थ्रेट कर रही हो। और ये बात सही है, ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका तक पहुंच जाए। तो आप ये देखिए, वो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो इनके असेट्स हैं जगह जगह दुनिया भर में, जो भी हमारी रेंज में होगा हम उसको मारेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो मुझे दूसरी बात ये भी है कि मुझे ये घेरे जाने का भी खेल लगता है, कि जब आपने एक मुल्क को यार घेर लिया है और हर तरह से आप उसको मार रहे, देखिए ना, उसकी टॉप की लीडरशिप सारी की सारी एक दिन में एक झटके में गायब कर दी आपने। इमेजिन कीजिए, खमनाई के मकान पर जो उसका पैलेस था या जो भी था, वो 30 मिसाइल मारी गई हैं एक साथ। 30, मतलब ये कि साला एक ईंट भी साबुत ना बचे, एक ईंट भी साबुत ना बचे। ये किया है आपने। तो आप बदले में सामने वाले से फिर उम्मीद ये करिए ना कि वो कुछ भी करेगा, जो उसके हाथ में आएगा, ईंट पत्थर रोड़ा जो हाथ में आएगा वो उठा के मारेगा आपको, खत्म। क्योंकि उनके पास तो रोने के लिए भी कोई नहीं बचा। वो किसके लिए रोए? उनको ये पता है कि हम तो गए, तो जाने से पहले वो जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा, जो कुछ भी उसके हाथ में आएगा वो मारेगा। इतनी सी बात है। तो
मित्र आगे मैं आपको और बताऊं, इसी बात को और ले चले हम। अगर देखा आज क्या है, आज अमेरिका और इजराइल ईरान का जो ये जंग चल रहा है, इसमें तीसरा दिन है। हजारों एयर स्ट्राइक्स ईरान पर किए जा चुके हैं, हजारों। आपको याद है ना, पहले दिन कितने जहाज उड़े थे ईरान के ऊपर, इजराइल के 200। यानी पहला हमला जो किया गया था उसमें 200 जहाज एक साथ आए थे, 200। जरा कल्पना कीजिए, तेहरान समेत। तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो मौत हो गई, उसके बाद में ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, इन सब ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। गल्फ स्टेट, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सबके ऊपर हमले हो रहे हैं। ड्रोन्स, मिसाइल, हर तरफ आसमान भाई साहब दिवाली हो रही है। लेबनान में इसराइल वर्सेस हिजबुल्ला भी चल रहा है, वो भी हो रहा है। तो और अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा है, वो कह रहा है कि ये एंडलेस नहीं होगा। अब जरा सुनिए, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है ये सब कुछ एंडलेस नहीं होगा। दैट मींस कि इसका खात्मा तो होगा ही एक ना एक दिन। बेशक होगा, बेशक होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो तमाम ये गल्फ कंट्रीज हैं जो अब तक शामिल नहीं है इसमें, आने वाले 1-2 दिन के अंदर में आप पाएंगे कि ये सब के सब अमेरिका और इनके साथ में मिल जाएंगे और अपना अपना आर्सेनल निकालेंगे, अपनी अपनी एयरफोर्स निकालेंगे और ईरान पर हमला करेंगे। ईरान के पास कुछ नहीं है कि वो कर पाए, उनका एयर डिफेंस बैठा हुआ है। ठीक, आप आएंगे, आप मारेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मगर इससे उनके हमले कम हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। उनके हाथ में जब तक वो जिंदा है कोई, वो ठोकते रहेंगे। आईआरजीसी पर इन्होंने कहा है कि हमने हमले कर दिए, सब बर्बाद कर दिया। आईआरजीसी आपको ठोक के भाव मार रही है। तो इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन इनमें हुई है। और मैं आपको यही बात कह रहा था कि ये जो महीने मिले हैं, पिछले 10 महीने, जो पिछले जून के बाद से आए, जहां पर पहला लड़ाई हुई थी, आप ये देखिएगा तब से अब तक ईरान और रशिया जो है, ईरान को चाइना और रशिया मदद कर रहे थे ना, उनकी तमाम तरह की चीजें आगे लगी हैं ना, और उसका नजर आपको नजर आ रहा है। ये नहीं था कि पहला हमला होगा और वो सब रोक लिया जाएगा और ईरान पर काउंटर, अमेरिका पे काउंटर अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप ये देखिए, जो गेम था वो अमेरिका को फंसाने का था और अमेरिका फंस चुका है है ना। और कहा क्या जा रहा है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा है कि हेक्सेट है ना, हाँ, पेट हेक्सेट, वो कह रहा है एंडलेस नहीं होगा, लेकिन कैजुअलिटीज की उम्मीद है। यानी वो क्या कह रहा है, उम्मीद करो अमेरिकी मरेंगे थैंक यू। और आप समझते हैं कि आप मिड टर्म इलेक्शन जीतेंगे। ईरान ने नेगोशिएशन से मना कर दिया है। ठीक, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, मार्केट्स, सबकी सब इस समय पे इंपैक्ट आ रहा है सबके ऊपर। हालत वोलेटाइल है, प्राइसेस भाग रहे हैं, कुछ भी बदल सकता है। अब आप ये देखिए, बात करते हैं हम भारत के ऑयल इंपोर्ट की। यानी लेटेस्ट न्यूज जो अभी आज 2 तारीख को जो आ रही हैं, उसके मुताबिक भारतीय रिफाइनर्स, जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये असली हिस्सा शुरू हो रहा है मेरी बातचीत का, जहां मैं आपको लाना चाह रहा था। जरा सुनिएगा, जो भारतीय रिफाइनर्स हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, रिलायंस, ये सब के सब रशिया से क्रूड ऑयल की तरफ अब भाग रहे हैं। क्यों? ईरान के साथ जो लड़ाई हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में डिसरप्शन हो गया है, बंद हो गया है, वहां से अब ट्रैफिक नहीं निकल रहा है। तो क्या हो रहा है इससे, भारत जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, 50% हमारा जो तेल है, क्रूड है, खासतौर पर जो इराक से आता है या सऊदी अरेबिया से आता है, यूएई से आता है, कुवैत से आता है, वो सारे का सारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही आता है। ठीक, जो ईरान क्राइसिस हुआ है ये यानी कि अमेरिका इजराइल वाली ये हमले, खमनई की मौत और मौत के बाद में रिटेलिएशन जो चल रहा है ईरान से, इस सब में हार्मुज से जो तमाम टैंकरों का जो ट्रैफिक था वो बंद हो गया है, मूवमेंट बंद हो गई है या मिनिमल हो गई है। कई टैंकर, इनफैक्ट जो कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है इनका सबका, लंदन की कंपनी है जो इन शिप्स का इंश्योरेंस करती है, उसने 50 से 100% इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ा दी है। 50 से 100% इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ाई है, वो भी वन साइड, आने जाने की नहीं, एक तरफ की। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब तक ये तेल जिन देशों में पहुंचेगा तो जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ के आएंगी, उनकी रेंज क्या होगी। क्योंकि बाकी सब तो चाहे स्टैटिक मान लीजिए,
प्राइसिंग का फर्क कहाँ आ रहा है? प्राइसिंग का फर्क आ रहा है इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस कितना बढ़ रहा है? वन वे का वो कह रहा है 100%, 50 to 100%। और जो टाइम बढ़ेगा सो अलग, क्योंकि घूमता फिरता आएगा सारे में से। तो अब आप देखिए कि ईरान क्राइसिस जो हुआ है, इसके बदले में मैंने बता दिया शिपिंग कंपनियां अब रिस्क नहीं ले रही हैं। जो शिपिंग कंपनियां हैं वो खतरा मोल नहीं ले रही हैं, और उन्होंने अब अपने टैंकर उनके जो है वो गल्फ में अटक गए हैं सारे के सारे। पिछले कुछ महीनों से क्या हुआ है, भारत ने अमेरिका का जो दबाव आया था उसके बाद में, और ट्रेड डील की बातें चल रही थी ट्रंप के साथ में, उसके चलते रशियन क्रूड ऑयल की हमारी जो इंपोर्ट थी वो कम हुई थी। फरवरी में सिर्फ 1 मिलियन बैरल पर डे आया है हमारा, और ये पीक टाइम में था। जनवरी में पिछले 44 महीनों का लोएस्ट जनवरी में हमने तेल लिया है। लेकिन अब हालत बदल गई है, और ये है वो हालत जो मैं बता रहा हूं। जो अब ये हालत पलटी है उसमें क्या हो रहा है, स्टेट रिफाइनर्स यानी इंडियन ऑयल सबसे आगे आगे है उसमें। इंडियन ऑयल आगे आगे है, जरा देखिए, और ये सरकारी कंपनी है। उसने कल सरकार के ऑफिशियल जो हमारा वीकेंड था, कल तो संडे था ना, संडे के रोज उन्होंने मीटिंग की है इंडियन ऑयल ने कल, और वहां पर कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है। वहां पर क्या कंटिजेंसी प्लान बनाया है कि भाई वी आर गोइंग बैक टू रशियन क्रूड ऑयल। कल संडे के रोज इंडियन ऑयल ने मीटिंग करके ये तय कर दिया था, ठीक है, क्योंकि कई रशियन टैंकर इस समय पर, अब जरा मेरी बात को और गौर से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको असली बात। कई रशियन टैंकर्स जो है इस समय पर वो फ्लोटिंग स्टोरेज में जो भारतीय वाटर्स के आसपास लंगर डाले हुए खड़े हैं। भारतीय हमारे जल समूह के पास में इंडियन ओशियन के अंदर अंदर ही हमारे यहाँ खड़े हुए हैं उस समय पे। वो फ्लोटिंग स्टोरेज है एक तरह की, जो कि इंतजार में खड़ी थी कब लड़ाई शुरू हो, कब झंझट खुले और हम यहाँ पहुंचे। सबको पता था क्या हो रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूं ना, आज सवेरे जब मैं आपसे कह रहा था कि इसमें किसी को भी भोला बनने की जरूरत नहीं है। ये सब की सब बातें लोगों को अंदाजा था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो जो फ्लोटिंग शिप्स थे वो ऑलरेडी इंडियन ऑयल में, सॉरी इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में आके खड़े हुए हैं। अगले 2 दिन में वो भारत पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम कंपनियां लेड बाय इंडियन ऑयल सबकी सब पहुंच रही हैं रशिया, और ये तेल अब भारत लाने की तैयारी हो रही है। मैंने आपको तब भी कहा था, जब कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बात की थी कि 2 कंट्रीज इस मार्च से बचेंगे, वो होंगे चीन और भारत। अब जिसको जो तकलीफ होती हो वो हो, सुन के यही हो रहा है। ये जो शिप खड़े हुए हैं फ्लोटिंग शिप्स, ये अब भारत और रूस में बटेंगे, भारत और चीन में बटेंगे, दोनों जगह पर। ये है, आप लोग जो पूछ रहे थे ना कि चीन और ये सब क्या मदद कर रहे हैं और ईरान की, लोग चीन की ईरान की कोई मदद नहीं करता दोस्त। वो उतनी मदद करते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। असली मदद करनी होती है अपनी, हर एक को करनी होती है अपनी मदद। सबको पालना है अपने घर में बैठी हुई पॉपुलेशन को। जब किसी को अपने घर से फुर्सत मिलेगी तब लोग दूसरे का देखेंगे। तो भारत की पॉपुलेशन को भारत देखेगा, चीन की पॉपुलेशन को चीन देखेगा, और उन सबको जरूरत है तेल की। तेल खड़ा हुआ है इंतजार करता हुआ यहाँ इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में, उसको लेने की तैयारी शुरू। ओके, आगे सुनिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि क्या बढ़िया चल रही है। अब स्थिति की पलट, जैसे मैंने बताया कि ये जो मीटिंग हुई और उसके बाद में तय किया गया कि जो फ्लोटिंग स्टोरेज है इसको हम हमारे पास में पड़े हुए हैं, इनको हम लंगर जो डाले हुए हैं इनको उठा लेते हैं। डिटेल्स क्या है, ब्लूमबर्ग को चेक कर लीजिए, मनी कंट्रोल को चेक कर लीजिए, इवन हिंदुस्तान टाइम तक में रिपोर्टिंग हुई है। क्या, अगर हार्मोज 10 से 15 दिन ज्यादा बंद हो गया तो जो रिफाइनरी है हमारे जो रशियन जो ग्रेड के जो रिफाइनरीज हैं वो फिर वापस वहीं जाएंगे और पिच करेंगे उनको। डिस्काउंटेड प्राइस अभी तक वो रशिया हमको दे रहा है, अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं। और इसके फिर क्या है, ऑल्टरनेटिव रूट्स। ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या है, सऊदी ईस्ट और वेस्ट पाइपलाइन जो है, यानी रेड सी तक आती हो, या फिर अबू धाबी का जो क्रूड ऑयल का पाइपलाइन है वो आता है फुजराया तक, वहां उसको यूज करने की तैयारी हो रही है कि वहां से हम उसको ले लेंगे। तो वहां से आप लेंगे और यहाँ को आगे डाइवर्ट करेंगे शिप्स के जरिए। एलपीजी और एलएनजी इन पर ज्यादा रिस्क है। एलपीजी और एलएनजी इन पर ज्यादा रिस्क है। तो हार्मोज से, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, लेकिन
क्रूड के लिए कोई टेंशन नहीं है। और हमको क्या जरूरत होती है? क्रूड की हमको ज्यादा जरूरत होती है। तो क्रूड के लिए जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं हमारे, जो कमर्शियल स्टॉक्स हैं, उनमें हमारे पास शॉर्ट टर्म बफर है, जो हमारे पास मैंने बताया ना वो 10 दिन का हमारे पास मुश्किल से होता है। तो बफर हमारे पास मुश्किल से बहुत छोटा है, तो वी हैव टू गो फॉर इट, वी हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है ना? आगे देखिए, कुछ और चीजें भी आपको दिखानी हुई। तो ऑयल प्राइसेस जो है वो पहले ही करीब 10% बढ़ चुके हैं, आज सवेरे सवेरे ही। ब्रेंट 80 को क्रॉस कर रहा है, ब्रेंट ऑयल जो है वो $80 को क्रॉस कर रहा है। भारत का जो इंपोर्ट बिल है, फ्यूल प्राइसेस हैं और इन्फ्लेशन, इन पर मेजर इंपैक्ट आएगा अगर कहीं हमको उस प्राइसेस को खरीदना पड़ जाए जो बाजार का प्राइस है 80 और प्लस। अभी तो नया कहाँ जाएगा, 120-150 तक तो जाएगा ही जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में आप देखिएगा क्या गेम बनता है। तो वो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ सकता है। तो ये क्राइसिस जो है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का है बेसिकली। तो रशिया से इसीलिए जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमारा बढ़िया रहा, अब तक चल गया जो चलना था, लेकिन अब हमें उसी पर लौटना पड़ रहा है। और अगर ये लंबा पड़ा, अगर ये लंबा चला, तो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा शॉक आएगा भाई, बहुत बड़ा शॉक आएगा। तो आप जरा देखिएगा ये सारे मामले। अच्छा, कुछ बातें और बताता हूँ आपको। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है पूरी तरह बंद हो जाता है, मान लीजिए, जो कि अभी तो है ना, और काफी समय तक बंद रहता है, तो जो रशियन क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं, वो जो रशियन क्रूड ऑयल टैंकर से मेरा तो क्या मतलब है, रशियन टैंकर्स जो कि भारत के लिए तेल लेकर आ रहे हैं, तो वो रूट जो हार्मोज वाला है इसको छोड़ देंगे, वो हार्मोज वाले रूट पे नहीं आएंगे, क्योंकि रशिया जो है वो भारत जो तेल लाता है वो पहले से ही यहां से गुजरता ही नहीं, वो रास्ते कोई और लेते हैं। जैसे जो रूसी क्रूड है, जैसे यूरल है, यूएसपो है, इनके आप देखिएगा तो ये मूल रूप से इन रूट से भारत आता है, और ये हार्मोज से इंडिपेंडेंट है। ये रूट कौन सा है बताता हूं आपको। जो मुख्य रूट है जो कि पहले से यूज हो रहा है और जो हार्मोज से इंपैक्ट नहीं होता है उसके ऊपर, वो रूट कौन सा है? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी पोर्ट से, जैसे कि आप देखिए प्रिस्मोस्क है, या तो वहां से लेकर ये डेनिस स्ट्रेट्स में आता है, डेनिस स्ट्रेट से बॉस्फोरस, मेडिटेरेनियन सी, सुएज कनाल, और अगर सुएज कनाल भी बंद हो जाए, मान लो मेडिटेरेनियन सी से आते हुए सुएज कनाल भी बंद हो जाए, तो वो अफ्रीका वाला जो केप ऑफ गुड होप है, सोमालीलैंड, याद है, वहां अगर सुएज रिस्क हो तो वहां से भी हम ला सकते हैं इसको। रेड सी, और फिर इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी, अरेबियन सी से इंडियन पोर्ट्स, कौन सी? वाडिनार वाला पोर्ट हमारा है, मुंबई वाला है, या कोची वाला है, यहां तक ये रूट बनता है। तो हम हार्मोज को पूरी तरह से वहां पर इग्नोर मार जाते हैं, कोई जरूरत नहीं थी हमको वहां जाने की। लेकिन हार्मोज के क्लोजर से सुएज वाला जो है रास्ता, उस पर इंपैक्ट आ सकता है, रेड सी पे इंपैक्ट आ सकता है। अगर रेड सी में टेंशन बढ़े, तो जो अल्टरनेटिव है फिर वो केप ऑफ गुड होप जो है, जो मैंने बताया ना, सोमालीलैंड वाला जो रास्ता है हमारा, जो कि इजराइल के कब्जे, इजराइल में, सॉरी यूएई के कब्जे में भी, वहां से वो आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा लंबा है, अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है, लेकिन सिक्योर है, और पहले से ही रशियन शिपमेंट्स के लिए ये यूज हो रहा है ऑलरेडी। 2022 से लेकर 2025 में सैंक्शन जब लगे हुए थे तो यही रूट इस्तेमाल हो रहा था। तो टाइम, अब जरा आप कहेंगे कि जो सामान्य रूप से क्या होता है, जो अगर सुएज कनाल खुला हुआ हो, वहां दिक्कत ना हो, रेड सी वाला रास्ता खुला हुआ हो, तो 25 से 35 दिन लगते हैं टैंकर्स को आने में रशिया से यहाँ। लेकिन ये जो अफ्रीका वाला रास्ता है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से आने में 40 से 50 दिन लगते हैं। ये अंतर पड़ रहा है, ये हमको करीब 10 से 15 दिन का अंतर यहाँ पर आ रहा है। इससे क्या होता है, इससे जो फ्रेट की कॉस्ट होती है, किराया जो है वो आपका बढ़ जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी बनी रहती है, अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, सीधे जो 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 फार ईस्ट का जो रशियन पोर्ट्स है, जैसे कि काजमीनो है, देकास्त्री है, इस तरह के जो है, या ईएसपो जो एस्पो वाला है, या क्रूड जो है सुकोल वाला जो क्रूड है, उसकी बात आप करिएगा, तो वो पैसिफिक ओशियन से आता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन से भारत, ये रूट लेते हैं। तो अगेन हार्मोज फिर से इग्नोर, ये रूट हार्मोज से बिल्कुल अलग है, पूरी तरह से ईस्टर्न रूट है, और भारत के लिए काफी तेज है। यानी इस रूट में आने में हमको कोई 15 से 25 दिन लगते हैं, और टैंकर्स रशिया से यहाँ पहुंच जाते हैं। पहले से ही ये बड़ा वॉल्यूम, भारत को रशिया का जो बड़ा वॉल्यूम आता है तेल का, वो इसी रूट से आ रहा है। सो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ये है, क्या कहते हैं, हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो
साजिद तरार जैसे लोग, कमर चीमा जैसे लोग जो इस बात की खुशी मना रहे हैं, ओए भारत की इकोनॉमी का क्या बनेगा, ओ विश्व गुरु का क्या बनेगा। सालो, तुम्हारी जितनी अकल है उतना ही काम करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारत के बारे में सोचो। तो हमने इंतजाम ना कर रखा है, और यही कारण है कि हमने ये जो मल्टीपोलर पॉलिटिक्स में हम जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, अपनी पॉलिटिक्स के लिए जिम्मेदार हैं, अपनी जनता के लिए जिम्मेदार हैं, उनका पेट भरना हमारा काम है, उनकी इन्फ्लेशन को रोकना हमारा काम है। और भारत उसी पे काम कर रहा है। सरकार को अंदाजा था कि क्या हो रहा है और क्या होगा, उसके लिए तैयारी की जा रही है। ओके, अगर ब्लैक सी और जो बाल्टिक सी वाला जो रूट है वो अगर ब्लॉक हो जाए, जो कि बहुत कम उम्मीद है उसके ब्लॉक होने की, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, तो आपको हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना। तो कुछ रिपोर्ट्स में जो नॉर्दर्न सी रूट है एनसीआर, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। ये वही रूट है एनसीआर, आप एनएसआर, सॉरी एनएसआर वही रूट है जिसके ऊपर मैंने आपको एक पूरा प्रोग्राम बना के देखा था, आप लोगों ने उसको फरमाइश देखा नहीं था। एनएसआर को, नॉर्दर्न सी रूट का जो प्रोग्राम मैंने आपको बनाया था, बहुत कम लोगों ने आप में से देखा था उसको, और मुझे बड़ा नाराजगी भी थी उसकी। क्यों नाराजगी थी? इसलिए नाराजगी थी क्योंकि मुझे मालूम था ये वो रूट है जिसमें भारत न सिर्फ बनाएगा उसके साथ, रशिया के साथ बैठ के, बल्कि उसको इस्तेमाल करेगा, और हमारे लॉन्ग टर्म के लिए वही सिक्योर रूट बनेगा। मगर वो आपके निगाह में नहीं आई थी बात। अब आप देखिए, अब नॉर्दर्न सी रूट की बात आएगी। आईएनएसटीसी आपका गया, जो चाबहार वाले रास्ते से जो बनना था वो गया, कम से कम फिलहाल के लिए तो गया। तो नॉर्दर्न सी रूट जो है वही आपका इसमें अब बचने जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आर्कटिक ओशन से लेकर एशिया तक ये रूट आपका चलेगा, लेकिन ये मूल रूप से है क्या, मूल रूप से ये समर में ही इस्तेमाल होता है। क्यों? उस समय बर्फ मेल्ट हो रही होती है। अब मजे की बात क्या है, समर फिर शुरू हो रही है, तो जो टाइमिंग है वो आपकी फेवर हो जाती है कि जो नॉर्दर्न रूट है, ये नॉर्दर्न सी रूट, ये अभी आपके लिए इस्तेमाल आ जाएगा अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो। और भारत के लिए ये बहुत कम यूज में है अभी तक, लेकिन बढ़ जाएगा इसका इस्तेमाल। ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है अभी तक चाइना और जापान के लिए। तो हार्मोज के जो क्लोजर होगा, हार्मोज जो बंद किया जा रहा है, अगर ये लंबे समय के लिए बंद होता है तो ये बैकअप में नहीं आता उस तरह से, मगर हाँ लॉन्ग रन में ये भारत के सपोर्ट में है मौजूद। क्यों आसान है रूसी क्रूड के लिए ये सारा मामला? देखिए, कई जो रशियन टैंकर्स हैं वो पहले से ही इंडियन ओशन में, जैसे मैंने बताया आपको, अरेबियन सी में फ्लोटिंग स्टोरेज में लंगर डाले हुए हैं। कपलर का डेटा आप देख सकते हैं, मौजूद है वो, है ना। 9 से 10 मिलियन बैरल इस समय पर वहां खड़ा हुआ है। 9 से 10 मिलियन बैरल तेल, ये सारे का सारा हार्मोज क्लोजर से बिल्कुल भी इंपैक्टेड नहीं है। इसका कोई झंझट नहीं है, हार्मोज बंद है खुल रहा है उससे, क्योंकि उससे इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। दैट मीन्स ये कि 1 से 2 दिन के अंदर ये पहुंच सकता है हमारे यहाँ और खाली किया जा सकता है। रूट पहले से ही डाइवर्सिफाइड है, वहां कोई टेंशन नहीं है। हार्मोज का जो क्लोजर है वो मुख्य रूप से दोस्तों गल्फ वाला जो क्रूड आता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। सऊदी सऊदी वाला, इराक वाला, यूएई वाला, कुवैत वाला, उसको हिट करता है। रशियन ऑयल को हार्मोज का जो है ये तंग नहीं करता, ये उसके रास्ते में नहीं आता। इसीलिए भारतीय रिफाइनर जो है वो बड़े ही आसानी से इस समय इमीडिएटली आज से रशियन ऑयल पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। संक्षेप में बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जो रशियन शिप्स हैं वो हार्मोज से गुजरते ही नहीं, इसीलिए क्लोजर से उनका रूट फर्क ही नहीं पड़ता। वो वही रूट इस्तेमाल करेंगे जो करते हैं, यानी बाल्टिक ब्लैक सी वाला, बाल्टिक ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, सुएज, सुएज से सुएज या केप, जो भी केप मतलब अफ्रीका वाला, केप ऑफ गुड होप जो नीचे से आता है ना वो, या फार ईस्ट मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, और वहां से भारत। ठीक है ना। तो इसी के साथ ही क्या है, अब अगर सुएज और रेड सी भी बंद हो जाए तो भी हमारे पास जो केप ऑफ गुड होप वाला जो रास्ता है थोड़ा सा लंबा है, 10 दिन का लंबा रास्ता है, लेकिन मिलता है, तेल हमको मिलता रहेगा, और ज्यादा उसमें थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ज्यादा आएगी, है ना। ये बात है। हाँ, तो ऑयल टैंकरों को भारत पहुंचने से पहले जो रूट का है, अगर मैं आपको उसकी डिटेल देने की कोशिश करूं, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ स्क्रीनशॉट लेके आपसे शेयर करना पड़े आपको, तो मगर मैं बताता हूँ, कोशिश करूंगा आपको बता पाऊं। तो देखिए, भारत पहुंचने का जो रूट्स है, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, इसके बारे में डिटेल जान लीजिए अगर आपको नक्शे की जानकारी नहीं है तो। ये रूट्स मुख्य रूप से क्या होते हैं, जो रशिया के पोर्ट है
रशिया के पोर्ट जो मौजूदा संकट जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज का बंद हो गया है या जो सैंक्शंस के आधार पे निर्भर करते हैं तब उनके पोर्ट्स, उनके बारे में बात हो रही है। तो रशिया से भारत को जो क्रूड ऑयल आता है वो मूल रूप से आता है यूराल, एस्पो या सोकोल का जो ग्रेड्स है, ये उन ग्रेड्स के लिए बेसिकली दो कैटेगरी के रूट्स इस्तेमाल होते हैं। कौन से होते हैं? एक है वेस्टर्न पोर्ट्स। वेस्टर्न पोर्ट का मतलब कौन सा हुआ? बाल्टिक या ब्लैक सी। और दूसरे हैं फिर ईस्टर्न पोर्ट्स यानी फार ईस्ट के। ये रूट्स जो है वो हार्मोज से इंडिपेंडेंट है। हार्मोज वाला जो रास्ता है उनके लिए मैटर ही नहीं करता है। इसलिए जो हार्मोज बंद होता है तो भी वो रास्ते वैसे वैसे खुले रहते हैं। अगर रेड सी और सुएज में दिक्कत आए तो फिर वो रूट जो मैंने आपको बताया अफ्रीका वाला, केप ऑफ गुड होप, सोमालीलैंड वाला, वहां से वो यूज होता है। तो कैपलर या बिंडबर्स या ब्रूगल्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये जो डिटेल्स जो है वो मैं आपको जो देने जा रहा हूँ ये सारी वहीं से मैंने कंपाइल की है। बेसिकली रूट्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ जाए पूरा। देखता हूँ कि नजर आएगा या नहीं। जो सामान्य इनका ट्रिप टाइम है यानी कि यात्रा का जो समय है वो करीब 25 से 50 दिन का होता है। यानी रशिया से चलेगा तो हमारे यहाँ तक आते आते 25 से 50 दिन का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, कौन से पोर्ट से आ रहा है। तो इस पे फिर रूट भी डिपेंड करता है, मौसम का भी फर्क होता है और शिप के साइज पे भी डिपेंड करता है क्योंकि उससे आपके स्पीड पे फर्क पड़ता है। तो कि कितना बड़ा शिप है और क्या साइज है। ये साइज ज्यादातर क्या है, अफ्रामैक्स या सुएज मैक्स, यानी कि 80,000 से लेकर 1,50,000 डेड वेट टन होते हैं। इनका जो डेड वेटेज टन क्या होती है दोस्तों, अगर आप DWT बोलते हैं बेसिकली इसको, जो शिप में जो ऑयल आता है ये उनके वेट का तरीका होता है। DWT में मेजर किया जाता है, यानी डेड वेट टनेज जो होती है उसमें बेसिकली जितना भी वेट होता है वो सारा कैलकुलेट होता है। यानी कि जो आदमी है, जो सामान है, पानी की बोतलें हैं, जो कुछ भी वो लेकर आ रहा है वो सारे का सारा वजन, मतलब A to Z पूरे पूरे शिप का वजन कैलकुलेट होता है। ये वो है। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो 80,000 से लेके 1,50,000 तक DWT उनका वजन होता है। तो जो यहाँ से आते हैं, है ना। अब लीजिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये आपको दिखा पाऊँ। अगर लेट मी जस्ट गिव मी सेकंड। ये देखिए, आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नजर आ रहा है या नहीं, या पढ़ा भी जा रहा है या नहीं। जस्ट लेट मी सी दैट कि वेदर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इसको स्क्रीन में। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और मुझे काइंडली कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं, या पढ़ा जा रहा है नहीं। नहीं होगा तो फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट निकालने की कोशिश करूंगा। अभी तक तो नहीं आया। ये आया, ये आएगा, ये आएगा, आपको देखिएगा। ये मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए स्क्रीन पर ताकि आप देख पाए। ये लीजिए, अब शायद आपको ये नजर आ पाए स्क्रीन में। आप मुझे कमेंट कर पाए अगर, और देखा बताएं कि क्या आपको नजर आ रहा है या आपको पढ़ा जा रहा है या देखा जा रहा है आपको। कैन यू सी इट? अगर आपकी उसमें आ रहा हो तो फिर, नहीं तो मैं उसको पढ़ के बताऊंगा आपको। ये बेसिकली देखिए ये क्या है, ये वेस्टर्न रूट से के जो रूट्स हैं, ये बाल्टिक सी और ब्लैक सी वाला जो रूट है ये वो है सारे का सारा। तो आपके सबसे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है स्टेप, फिर है डिटेल्ड रूट, फिर है दूरी, टाइम, और आखिर में नोट्स है। तो देखिए डिपार्चर है, ये यहाँ से होता है, और ये या यूरोपियन, ये तमाम डिटेल मैंने आपको यहाँ दी है। आई होप कि आपको नजर आ रही हो। लेट मी जस्ट, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करके दिखाता हूँ कि आपको देख पाए आप लोग। आई जस्ट होप कि ये देखिए, ये तमाम डिटेल मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रखी है। और इसके अलावा फिर क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव, यानी कि सुएज और रेड सी अगर बंद हो जाए तो केप ऑफ गुड होप मैंने बताया आपको, साउथ अफ्रीका के नीचे से, वो अटलांटिक ओशन से, और फिर इंडियन ओशन में आता है। 10-15 दिन ज्यादा लगते हैं, कुल 40 से 50 दिन लगते हैं। और ये फ्रेड कॉस्ट बढ़ती है उसकी 20 से 30% तक। यानी 2024 से 26 में हाउदी जो है उनका जो हमले हो रहे थे, तो इस तरह के हमारे यहाँ कई रूट इस तरह के बने थे। ये मेजर मैरीटाइम शिपिंग लेन का चोक पॉइंट्स हैं, ये जो आपके सामने है, ये है बेसिकली वो तमाम चोक पॉइंट्स जो कि बेसिकली ऑयल ट्रांसपोर्ट में आते हैं आपके ट्रेड में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको और एक बार अलग से ही दिखा पाऊँ, अगर कहीं आपको ये ना नजर आ रहा हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आपको पता लग रहा है नहीं। लेट मी जस्ट सी कि आप लोगों को कुछ
आप बता ही नहीं रहे। आप अगर बता पाते मुझे तो मुझे पता लगता, हाँ आ तो रहा है, पढ़ने में तो आ रहा है, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो आ रहा है मुझे पढ़ने में, मुझे पता नहीं कि आप पढ़ पा रहे हैं नहीं। एनीवे, आइए, तो फिर मैं आपको ये जो आपने देखा, इसके अलावा फिर आप देखिएगा कि ईरानी पोर्ट, जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं, ईरान पोर्ट से जो रूट है वो बनता है ये वाला। ये देखिएगा, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, ये अगेन उसी रूप में मूल रूप से चाइना जाता है, लेकिन भारत के लिए भी ये रूट को इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पे रिलायंस और बीपीसीएल ये इसी रूट से तेल लेते हैं, जब रशिया से लेते हैं। ये आपको देख रहे हैं, कोज्मो या व्लादिस्लावोव के पास में ये डिकास्ट्री से लोडिंग होती है, और फिर ये डिस्टेंस नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है, एस्पो पाइपलाइन से क्रूड यहाँ आता है, ये उस तरह से है। पैसिफिक ओशन, सी ऑफ जापान, सुशीमा स्ट्रेट, वहां से फिर ईस्ट चाइना, और वहां से फिर साउथ चाइना सी, वहां से आ जाते हैं, है ना। ये इस तरह से चीन के करीब से गुजरता है, एसटीएस ट्रांसफर वहां आम है, मलेशिया के पास से निकलता है, खत्म बात। इसी तरह से ये अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का का तीसरा रूट है। तो ये बहुत सारे रूट जो है इस तरह से खुल के सामने आपके सामने आ जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। आप ये देखिए रूट, ये डिफरेंट रूट जो मैंने आपको बताए वो बेसिकली यूं यहां से कवर हो जाते हैं, और आप ये रहे भारत में, आप यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो ये दोनों रूट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं आपके लिए। ये मैप है जो बेसिकली नॉर्दर्न सी रूट दिखाता है कि नॉर्दर्न सी रूट आप बाहर इंडिया से कैसे यूरोप और अमेरिका तक आपकी, सॉरी यूरोप तक आपकी पहुंच बनी रहती है, रशिया के जरिए, रशिया के थ्रू आप निकलते हैं, वहां जाते हैं। तो ये नॉर्दर्न सी रूट, इस पे भारत को काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई है नहीं। इसके अलावा अगर इसमें आप अतिरिक्त जो नोट्स लेंगे वो यही होंगे कि ये शैडो फीड्स के हैं, अनइंश्योर्ड है, याद रहे अनइंश्योर्ड है ना। फ्लैग लगातार चेंज करते रहते हैं शिप, जो ये खड़े हुए हैं, जिनकी बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में खड़े हुए हैं। 2025 से 26 में यूएन जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे उसमें चेंज आया है, लेकिन रूट वही का वही है, बेसिक पाथ वही का वही है। कॉस्ट और रिस्क इसमें क्या है, वो इससे इंश्योरेंस कॉस्ट में फर्क आया, क्योंकि स्वेज रूट जो है वहां पर रेड सी का रिस्क बन गया है, हौदीज वाला जो है उसकी वजह से इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ी है। केप की वजह से साउथ अफ्रीका के नीचे से जो आते हैं वहां से जो रूट है वो लंबा हो गया है, लेकिन सिक्योर्ड है। फर्क क्या आता है, 10 दिन का टाइम बढ़ता है और 20 से 30% कॉस्ट बढ़ जाती है। कुल एक्सपोर्ट्स रशिया से भारत को 1.5 टू 2 मिलियन बैरल पर डे ज्यादातर इसी रूट से होता रहा है। और क्राइसिस का इम्पैक्ट है, हॉर्मुज बंद हो गया है, गल्फ ऑयल इम्पैक्टेड है, लेकिन रशियन ऑयल कोई प्रभावित नहीं है। इसीलिए भारत जो है वो रशियन ऑयल पर ज्यादा डिपेंड करेगा यहाँ पर। ये है किस्सा मित्रों। तो ये है बात। ये देख रहे हैं आप, तो मैं आपको क्या कहूँ, आपको ये कहानी मेरे ख्याल से तेल वाली तो क्लियर हो गई होगी, एंड दैट इज हाउ आई दैट इज हाउ आई लुक एट इट। लेकिन जो रूसी क्रूड ऑयल टैंकर है वो अभी इंडियन ऑयल और अरेबियन सी में फ्लोटिंग स्टोरेज में है, यानी कि वो लोडेड क्रूड के साथ में लंगर डाले हुए हैं। लोडेड क्रूड ऑयल में भरा हुआ है और वो लंगर डालकर एक जगह खड़े हुए हैं बिना किसी खरीदार के। समझिएगा, उनका अभी कोई खरीदार नहीं है, एमी बस इंतजार में है, जो खरीदार मिलेगा उसकी तरफ को चल देंगे वहां से निकल के। तो और भारतीय वाटर्स के बहुत करीब है इस समय पे, आसपास ही मौजूद है। यानी ये, और ये बात आप भी चेक कर सकते हैं, कपलर का डेटा आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये वहां पे खड़े हुए तेल, है ना। तो उसी डेटा के आधार पर मैंने आपको बात बताई है। तो और ये लेटेस्ट रिपोर्ट में बाकायदा कंफर्म हो रही है अभी भी, जो अब मैंने आज सवेरे ये बिलॉग करने से पहले कंफर्म किया है, ये जहाज वहीं के वहीं खड़े हैं। कहाँ कहाँ ये जो कहाँ ठीक, और ये शिप कहाँ पर है एग्जैक्टली, तो देखिए इंडियन ओशन और अरेबियन के इलाके में है। खासतौर पर भारत के तट के पास है, गुजरात पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी, मुंबई पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी, कोची पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी, ये पोर्ट्स उनके नजदीक पड़ते हैं। अरेबियन सी के पास ओपन वाटर में है, ओपन वाटर मतलब इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है, तो उनको कोई झंझट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। ये फ्लोटिंग स्टोरेज में है, मतलब टैंकर जो है वो खुद ही स्टोरेज का काम कर रहा है। और जब हॉर्मुज बंद हो गया है, हार्मुज, तो अब ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि इमीडिएटली इनको लिया जा सकता है, ये चल देंगे तुरंत वहां से। भारतीय रिफाइनर्स, रिलायंस और आईओसीएल ये तुरंत इनको खरीदने के और डिस्चार्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई लो और तुरंत इनको खत्म करो, खाली हो गए जाओ। कैपलर और जो दूसरे सोर्सेज हैं यानी मनी कंट्रोल और दूसरे जो है वो सब के सब लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं इस बारे में।
अच्छा, फिर जो रशियन कार्गोज की जो कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी है भारत के लिए अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, इससे सिक्योरिटी का हमारा एक वॉल्यूम बन जाता है, हम थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर फील कर सकते हैं। ये वॉल्यूम पिछले महीनों में जो बिल्टअप हुआ है, जो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा था, उसमें ये बिल्टअप वहां बनाया गया है, क्योंकि भारत ने अमेरिकन प्रेशर में रशियन ऑयल को कम खरीदा था, ठीक है ना। तो जनवरी 2026 में आप देखिए सबसे कम खरीदा हमने। तो कई टैंकर जो थे वो यहाँ एंकर्ड इंतजार में खड़े हो गए थे कि भैया तेल तो आ गया, अब आगे किधर को जाए, इंतजार करो, वेट करो। सबको मालूम था, मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूँ ना, ये जो आपको कई तरह की चुप्पियां नजर आ रही थी, कुछ लोग चुप थे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ, ये सबका सब अंदाजा था कि क्या होगा, इसीलिए ये तैयारियां की गई थी। अब जो क्राइसिस है उसमें ये क्विक एक्सेस है, जो ये तेल आपको अवेलेबल हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम कुछ दिनों का है, बमुश्किल 2 दिनों का, जबकि जो नए रूसी शिपमेंट हैं उनको आने में भी 15 से 50 दिन लग जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कौन सा रूट खुला हुआ उनको मिलता है। यानी कि यू नो केप ऑफ गुड होप से आएंगे या रेड सी से आएंगे, अगर कोई दिक्कत है रेड सी से आएंगे तो जल्दी आ जाएंगे, केप ऑफ गुड होप से आना पड़ेगा तो और लंबा टाइम लग जाएगा, एंड ऑल दैट। लेकिन इस टाइम को यूज करते हुए तब तक के लिए हमारे को ये जो स्टॉक यहाँ खड़ा हुआ है, ये सारे का सारा हम ले सकते हैं। जो अनुमानित मात्रा है इनमें अब तक की, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सेवरल कार्गोज वॉल्यूम उनमें जो जो स्टोरेज है, और उसकी बात कर रहा हूं मैं, 9 से 10 मिलियन बैरल उसमें है। यानी कि जो लेटेस्ट है उसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कंफर्म है कि इतना जरूर तेल है। ये जो करीब वाली बात है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हार्मोज बंद रहता है तो, और गल्फ क्रूड जाहिर है नहीं आ पाएगा यहाँ पर, उसके आने में दिक्कत है, तो फिर रूसी टैंकर जो है जो पहले से यहाँ पार्क्ड है, वो कोई लंबा सफर नहीं करना है, कट से पोर्ट पे आके और तुरंत डिस्चार्ज हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत सरकार रिफाइनरीज जो हमारी है वो इस समय कंटिजेंसी प्लान में रशियन क्रूड ऑयल पर वापस जा रही है। अगर इसमें अब अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपके ले लूंगा, अभी उसमें भी दे लेता हूँ। कितने शिप हैं ये भी जान लीजिए। स्पेसिफिक नंबर फ्लोटिंग जो स्टोरेज में रशियन क्रूड का है, वो करीब 10 से 20 टैंकर इस समय मौजूद है। 10 से 20 टैंकर यहाँ पे आए हुए हैं, अरेबियन सी में मौजूद है, इंडियन ओशन में मौजूद है, या तो आइडल खड़े हैं या एंकर्ड है। खास तौर पे इंडियन वाटर्स के पास में है, ओमान के नजदीक है, ओमान यूएई सड्डा यार, ओमान के पास। कुछ जो क्रूड, जो रशियन क्रूड के हैं, वो फ्लोटिंग स्टोरेज में या ट्रांजिट में है, एशिया के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन एशिया में ही कहीं दाएं बाएं घूम रहे हैं, है ना। 14 से 15 मिलियन बैरल मिड फरवरी में ये वहां से निकल के अब कुछ मिलियन बैरल तक बताया जा रहा है। लेकिन जो हार्मोज का जो क्राइसिस आ रहा है, इसके बाद में कंटिन्यूअस जो अवेलेबिलिटी है, उसमें ये जो मात्रा है भारत के लिए, ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है इस समय पर, ये जो सारी फ्लोटिंग घूम रही है। कुछ रिपोर्ट्स में क्या हुआ है कि ये, हाँ, एग्जैक्ट काउंट वो 12 से 15 टैंकरों का जिक्र मिल रहा है कुछ रिपोर्ट्स में, जो कि जो यूरल ग्रेड के हैं, अरेबियन सी में है, और ऑफ इंडिया जो वेस्ट कोस्ट है ओमान के पास में, वहां मौजूद है। नंबर बदलता रहता है लगातार, क्योंकि बीच में कोई ग्राहक मिल गया तो जाहिर है वहां चले जाते हैं, तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या कुछ नए आके फिर जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर ये क्विक एक्सेस वाली बात हो रही है। ओमान के पास वहां खड़े हुए इंतजार कर रहो, और वहां कोई लाइन नहीं हो रही है, और जैसे ही मौका मिले कि किधर को जाना है, ऑर्डर आए, तुरंत वहां पहुंच के डिस्चार्ज करो और गायब हो जाओ, झंडा बदलो, गायब हो जाओ। पिछले महीनों में भारत ने रूसी क्रूड ऑयल कम लिया था, और जब कम लिया तो चूंकि अदरवाइज हम पहले से ले ही रहे थे, तो ये बिल्टअप यहाँ मौजूद हो गया जो कि यहाँ खड़ा हुआ था। अंडरस्टैंडिंग की जरूर रही है हर तरफ कि भाई ये थोड़ा सा दाएं बाएं ईरान पीरान का जो किस्सा आएगा, ईरान ने पहले कह रखा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ इंतजार करो, जैसे जैसे बंद हो जाए इधर आ जाना, फिर देख लेंगे दुनिया को। ग्लोबल रूसी जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, फ्लोटिंग स्टोरेज में, वो करीब 140 से 150 मिलियन बैरल तक पहुंच गया था जनवरी फरवरी के अंदर में, 150 मिलियन बैरल तक। लेकिन अभी जो अरेबियन सी में, चूंकि ये अरेबिक सी में जो स्पेसिफिक हिस्सा है वो छोटा है, कुछ 10 से 20 मिलियन बैरल का हिस्सा है जो यहाँ अरेबियन सी में इस समय खड़ा हुआ है। इंडियन पोर्ट्स तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये भी आपके दिमाग में होगा, हालांकि मैंने आपको इशारा कर दिया था। लेकिन ये टैंकर पहले से ही चूंकि यहाँ मौजूद है, तो जो भारतीय पोर्ट्स हैं, यानी बद्रीनाथ हुआ, या जामनगर का है, मुंद्रा का है, या कांडला पोर्ट, कोची,
या मुंबई या पारादीप, ये इन सबके बहुत नजदीक है, तो डिस्चार्ज टाइम मुश्किल से 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन डिपेंडिंग अपॉन कि किस पोर्ट पे जाना है, क्योंकि ये एंकर्ड है या ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मूवमेंट में है ना। और पोर्ट पर जाने के लिए बस अथॉरिटी लेटर चाहिए उनको, और बर्थिंग चाहिए, यानी बर्थिंग कि यहाँ आके उनको कहाँ खड़ा होना है वो जगह होनी चाहिए, और उनको जो अथॉरिटी चाहिए अंदर आने के लिए वो आपके वाटर्स में, दैट्स ऑल। उसके बाद में तुरंत वो वहां से निकल आएंगे। अगर पोर्ट कंजेस्टेड नहीं है और जो सरकार है वो रिफाइनर्स के यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस ये तुरंत लेने के लिए तैयार है, तो 1 से 3 दिन में डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। तो वी आर इन दैट केस वी कैन बी सेफ। जो नॉर्मल ट्रांजिट टाइम है रशिया से यहाँ का वो 25 से 50 दिन का होता है, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जो फ्लोटिंग स्टोरेज है उससे ये सफर लंबा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, पिछले केस में अभी कुछ टैंकर जो है 60 दिन से सी में थे, 60 डेज से सी में थे, लेकिन भारत के करीब होने से क्या है, टर्न अराउंड टाइम बहुत तेज होएगा, यानी वो यहाँ आके तेल पहुंचा देंगे और पीछे से तेल आ रहा होगा उसको टाइम मिल जाएगा यहाँ पहुंचने के लिए, है ना। केपलर और जो दूसरे सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी की वजह से जो पिवट है वो रिलेटिवली क्विकली हो सकता है, यानी भारत के लिए ये बड़ा बफर है। हार्मोज के बंद होने के बाद में गल्फ क्रूड आने में हफ्तों लगेंगे, लेकिन जो रशियन टैंकर हमें तुरंत मिल रहे हैं इससे आसानी हो जाएगी। क्राइसिस लंबा चलेगा तो पहले ये इस्तेमाल होंगे और नए शिपमेंट पीछे से आते रहेंगे। ये हैं वो बातें जो मुझे आपको बतानी थी, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू टेल यू यू नो व्हाट आई वांटेड टू। आप में से ज्यादा लोगों को खबर लग गई होगी। ओके मित्रों, मैं आपके कमेंट भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से आप के बहुत सारे कमेंट भी आए हुए हैं। माय गॉड, पता नहीं क्या। ओके, और फिर कितना वक्त हो गया है हमारा? अरे बाप रे, 1 घंटा तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी। चलिए कमेंट्स लेते हैं आपके। ओके, सुखेजा जी को मैंने ले लिया था। चंदन करें सर, ये क्या है सर, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे ना, नहीं रुकेगी, क्यों रुकेगी भाई? ये फंस गए गुरु चंदन, ये फंस गए हैं, इनके लिए निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। अभी तो आप देखिएगा जैसे जैसे अमेरिकन प्रेशर, अमेरिका के अंदर जो दबाव बनेगा और बनने जा रहा है, अमेरिकन कांग्रेस में लोग इस समय पर ट्रंप के खिलाफ बोलने लग गए हैं, तो जैसे जैसे ये फंसाव महसूस होगा, इनको यहाँ से निकलना भारी पड़ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बेसिकली अपने बॉर्डर से दूर, यानी बात चाइना की हो, रशिया की हो, अपने बॉर्डर से दूर खुद अमेरिका यहां आके खुद फंस गया है। दे हैव वेरी बैडली मिसकैलकुलेटेड। एनीवे, लीजिए, लेकिन इस सब में यूरोप का बाजा बनने जा रहा है, उनका एनर्जी क्राइसिस ले गया, बिल्कुल वो होना ही है, मगर इट्स अ कॉल अवे मेरे दोस्त, इट्स अ कॉल अवे। आप ये देखिए, कल तक रशिया जो मजबूर हुआ करता था, रशिया इनका दड़ा बन जाएगा अचानक। आप जरा सोचिए कितनी देर लगेगी अगर यूरोपियन कंट्रीज ने इस समय पर अमेरिका से ये कह दिया, प्रोटेस्ट कर दिया कि भाड़ में जाए भाई साहब, हम तो रशिया के पास जा रहे हैं तेल लेने, ऐसी की तैसी में जाओ। तो आप जरा देखिए, जो एनर्जी क्राइसिस है वो यूं गायब हो जाएगा। जो स्ट्रीम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो तोड़ी गई थी, 1 हफ्ते के अंदर उसको रिपेयर किया जा सकता है। आपको याद हो, स्ट्रीम यार्ड नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइन थी वो 2 बनी थी, उनमें से एक जो है वो ऐसी है जिसको बड़े आसानी से 1 हफ्ते में रिपेयर किया जा सकता है। रशिया ने बात कही भी है, पुतिन ने खुद कही है। अगर वो हो जाता है तो यूरोप को इमीडिएटली एनर्जी क्राइसिस जो है उनका वो दूर हो सकता है, एंड दैट विल हेल्प देम अ बिग वे, लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता ये लोग अपनी जनता को छोड़कर यूक्रेन के लिए करते हुए कौन सा कौन सी नैतिकता निभा रहे हैं और किसका भला कर रहे हैं। ये सरकारें अपनी जनता के लिए है या यूक्रेन के लिए है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ऑनेस्टली मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये कौन सा तरीका है कि हम अपनी जनता का बेड़ा गर्क कर देंगे, अपने देश का बेड़ा गर्क कर देंगे यूक्रेन के लिए? कमाल है। ओके सर, देखा जाए तो इन सब में रिलीजन का भी एक एंगल है। इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है, ईरान का अपना रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। चंदन, टू अ ग्रेट डिग्री, देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो इसको ले भी लिया जाए, आपकी बात को मान भी लिया जाए, तो मुझे बताओ कि ईरान आखिर ऐसा क्या कर रहा था जिससे अमेरिका को खतरा हो गया? और अगर ये हजारों साल की लड़ाई लेकर सऊदी अरब से समझौता कर सकते थे, तो इजराइल से ही बात हो सकती थी, एटलीस्ट बात तो हो सकती थी।
इतनी बात तो हो सकती थी कि चलो भैया हमारी यारी दोस्ती ना भी हो, ना तुम हमारे लिए खतरा हो, ना हम तुम्हारे लिए खतरा है, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमसे मत पंगा लो, हम तुमसे पंगा नहीं लेते। इतनी बात तो हो सकती थी ना। आई डोंट नो। और ऐसा नहीं है कि ईरानी जो लोग हैं वो प्रैग्मेटिक नहीं है। आप ये देखिए अभी भी जो बातचीत जिनेवा में चल रही थी 2 दिन पहले, आप देखिए उसमें भी बातचीत जो निकल कर आ रही है, हर आदमी ने ये कहा है कि नहीं, ईरान वाज़ एग्रीइंग टू एवरीथिंग। अगर ईरान हर बात के लिए राज़ी हो गया था, तो लड़ाई क्यों हो रही है? आप ज़रा सोचिए ना इस बात को। इसमें रिलिजन बीच में कहाँ से आता है? इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ऑनेस्टली मैं बताऊँ यार दोस्त, मतलब मैं इसमें अगर दाएँ-बाएँ करना चाहूँ ना, तो बड़ी सारी कहानियाँ बना सकता हूँ। मैं आपसे हिंदुत्व का झंडा उठा सकता हूँ, मैं कहूँ देखो मेरा रिलीजन ये वो दुनिया भर की बातें। सच्चाई ये है कि इसका रिलीजन से कोई लेना-देना नहीं है। इट इज़ शियर पॉलिटिक्स, ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। आई मीन इवन ग्रेटर इज़राइल का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में पॉलिटिक्स के अलावा और क्या है? अपने आधिपत्य को बढ़ाने के अलावा और क्या है? सर मेरे हिसाब से तो चाइना ने अपनी असली मिलिट्री पावर शो कर दी है। किया ही नहीं है। वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को छुपा, वो क्यों किसी को दिखाएँगे? चंदन, वो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी किसी को क्यों दिखाएँगे? देखिए, वन ऑफ द रीज़न्स चाइना की जो पॉलिसी है, उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट में आना ही नहीं चाहता। कॉन्फ्लिक्ट में आना ही नहीं चाहता। वो कहता भैया दुकान चलाओ, दुकान चलाओ, अपना धंधा करो, बात खत्म। दे कंटिन्यू भई हमारी आपकी देखिए झड़प उनकी हुई है। झड़पों के बावजूद क्या व्यापार कम हो गया ना? व्यापार बढ़ रहा है। तो एक जो प्रैग्मेटिज्म है ना सोच का, सिविलाइजेशन का, ये सारी कंट्रीज़ जो मैं बार-बार कहता रहता हूँ, कल कोई महापुरुष मुझे कहते हैं, "नहीं-नहीं ईरान ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कि ईरान में कोई सिविलाइजेशन नहीं है।" बकवास। इनफैक्ट इन लोगों को यही नहीं पता। आप जानते हो, आपकी जो रामायण है, आपकी जो महाभारत है, आपके जो जितने धार्मिक ग्रंथ जिनको आप गिनते हैं, आप जानते हैं यूरोप कैसे पहुँचे थे? पर्शियन के ज़रिए। पर्शियन में ट्रांसलेशंस हुए थे, वो फिर अरबिक में गए और यूरोपियन पहुँचे। दैट इज़ द रूट इट वाज़ टेकन। आपका सब कुछ, हमारा सब कुछ पर्शियन में मौजूद है। आप जानते हैं? सो दे आर कल्चरल रिलेशंस यार, लंबे समय से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन इन्वेजन और दुनिया भर की कहानियाँ वो सब तो हुई है, सच्चाई है, मैं उससे कैसे भाग सकता हूँ, है ना? ओके, तो इसका रिलीजन का जो पार्ट है, मुझे लगता है इस क्राइसिस में रिलीजन बहुत कम है, ये पॉलिटिक्स ज़्यादा है। धन्यवाद प्रणाम आपको भी अभय भाई। ओके, चलिए, एंड ओके जी, एस कुमार जी कैसे हैं? एंड अभय जी आप क्या पूछ रहे हैं? अभय का क्या है कि क्या चाइना एक्टिवली ईरान को सपोर्ट कर, एक्टिवली वो कर ही रहा है यार, सपोर्ट जितनी की जा सकती है, बिना क्राइसिस में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए। देखिए, चाइना स्मार्टली खेल रहा है, वो इस लड़ाई में कहीं शामिल नहीं है, डायरेक्टली कहीं ना रशिया शामिल है, ना ईरान शामिल है, चाइना शामिल है। मगर आप ये देखिए, वो क्या कर रहे हैं? आज आखिर मैं बता रहा हूँ आपको, आखिर आज 3 एक दिन में 3 जहाज अगर गिरे हैं F-15 के, आपको क्या लगता है? अमेरिका में इसका हल्ला नहीं मचेगा, बाकायदा मचेगा, खूब मचेगा। और ये मत कहिएगा कि ये यूँ ही गिर गए, ऐसे नहीं गिरे। बिल्कुल, रोहित भाई, ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ये मैं बताना भूल गया आपको, अच्छा किया आपने ज़िक्र कर दिया। मुझे अभी ये प्रोग्राम जब मैं शुरू कर रहा था, तब मुझे इनका मैसेज भी आया था, चंदन का मैसेज भी आया था इसको लेकर। राम, राम महेश भाई, आप तो हमारे नवारसी हैं। अच्छा, मैक्रोन ने स्पीच में ये भी बोला है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन बना रहे हैं यूरोप को डिफेंड करने के लिए। लीजिए, ये होगा ना मेरे भाई, आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अगर खुद नहीं बनाएँगे, तो दूसरे से उम्मीद करेंगे तो वो अपनी कॉस्ट लगाएगा ही लगाएगा। सर पाकिस्तान कब जाएगा सऊदी? काहे को जाएगा सऊदी? ये ये कहीं नहीं जाएगा। ये सीधे धड़ात रसातल में जाएगा, रसातल में। F-15 ईगल का कबूतर बना दिया। सही बात है, ऐसा ही हुआ। ओके, अभय जी कह रहे हैं, क्या ये वेनेजुएला और ईरान पर यूएसए ने अटैक के बाद न्यूक्लियर वेपन्स की रेस हो गई है? अभय, हो गई है? जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर बम नहीं बनाते थे या रोक लगाते थे या दुनिया में रोकने की कोशिश करते थे, मुझे बताओ, जो कुछ वेनेजुएला के साथ किया गया, छोटे से छोटा कंट्री, क्या अब वो कोशिश नहीं करेगा कि वो न्यूक्लियर बम पे बनाए?
उसकी सिक्योरिटी की गारंटी क्या रह जाएगी? अगर किसी के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, तो आप मुझे बताओ, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं कोई छोटा कंट्री होता, तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता कि भाई दूसरे आदमी को जो मेरे ऊपर हमला करना कर सकता है, पोटेंशियल रखता है करने की, मैं उसको अपने ऊपर आने से कैसे रोक सकता हूँ? एक अकेला रास्ता आपके पास बचता है, वो अपने आप को न्यूक्लियर करने का है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं भाई, कि न्यूक्लियर हथियारों की रेस यहाँ से तेज होगी। बहुत पॉसिबल ये भी है कि ऐसे में बहुत सारे रॉग स्टेट आपको मिले। बहुत सारे ऐसे स्टेट मिले जो चोरी-छिपे न्यूक्लियर बम बनाएँगे, टेक्नोलॉजी चुराएँगे, दुनिया भर के अब ये किस्से शुरू होंगे। क्योंकि हर एक को अपनी सिक्योरिटी की जो गारंटी चाहिए, वो न्यूक्लियर बम से ही मिल रही होगी। दैट इज़ हाउ इट इज़। न कोई न्यूक्लियर बनाएगा, कोई हाइड्रोजन बम बनाएगा, ये सब खेल अब चलेंगे। क्योंकि बिना इसके अल्टीमेट या फिर दुनिया एक ऐसे नए आर्किटेक्चर की तरफ जाए, जो जो ज़्यादा सिक्योर हो। जो 1945 के बाद में इन्होंने बनाने की कोशिश की अपनी डोमिनेंस में यूएन के ज़रिए। मुझे लगता है अब ये समय आ रहा है, इस क्राइसिस के बाद में, कि जहाँ पर शायद इस बारे में गंभीर चर्चाएँ शुरू होंगी कि भई ऐसे कैसे चलेगा? कैसे दुनिया को सिक्योर किया जाए ताकि लोग इस तरफ डिज़ास्टर के रास्ते पर, मौत के रास्ते पर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रास्ते पर ना जाएँ। और उसके लिए सबको सैक्रिफाइस करने होंगे, सबको। एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी और सबको गिव अप करना होगा अपनी ताकत को, ताकि लोग नॉर्मल होकर एक-दूसरे से बात कर पाएँ। सो अभय, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सहमत हूँ इस बात से कि ये होगा। नेहा बेटा प्रणाम, कैसे हैं आप? सर वो गारंटी वाले साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, है गारंटी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उन्हीं की बात कर रहा था मैं, बिल्कुल। क्या कहा जाए? अ, चाइना ने तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी को भी इंटेल दे दी थी। नेहा बेटा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। लेकिन तुम ये भी सोचो कि उससे पहले 1 अक्टूबर आया था। अक्टूबर का महीना जब पहली मुलाकात हुई थी, जब रशिया ने चाइना और भारत को एक साथ बिठाया था। वहाँ पे भी हमारे बीच में कुछ बातें तय हुई थी और हमने बहुत कम पेस पर चाइना को स्पेस दिया था। कुछ बातें हम भी गड़बड़ करते हैं ना। हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि हम बड़े हौले-हौले चलते हैं। तो ज़ाहिर है फिर सामने वाले को क्या लगता है? सामने वाले को लगता है कि देखो जी मैं आपको पिंच करूँगा, ताकि आपको मैं ये बताऊँ कि देखो आप मेरे साथ नहीं आते हो तो दूसरा मेरे साथ है ही, मैं तो उसके साथ काम करूँगा ही फिर। देखिए, ये आपको ये बात समझनी होगी। कभी-कभी आपको अपने सामने जो दुश्मन है, कई बार सोचना चाहिए आपको ये भी कि दुश्मन कैसे सोच रहा होगा? अगर आप दुश्मन की जगह पर होंगे, तो आप कैसे सोचेंगे? अगर आप दुश्मन को स्पेस नहीं देंगे, तो दुश्मन अपना स्पेस कहीं और ढूँढेगा ना। नॉर्मैलिटी अगर दुश्मन आपसे चाहता है और आप उसकी नॉर्मैलिटी को डिले कर रहे हैं, तो फिर सामने वाला जो है, वो आपको तंग करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना, ताकि आपको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। लेकिन आप ये क्यों भूल जाती हैं नेहा, साथ ही साथ में, कि 1999 में जब मुशर्रफ चुपके-चुपके आपके यहाँ पर हमले करवा रहा था और न्यूक्लियर बम की तैयारी कर रहा था, वो इन्फॉर्मेशन अमेरिका को किसने दी थी? वो इन्फॉर्मेशन अमेरिका को मुशर्रफ के कमरे से रिकॉर्डिंग करके किसने दी थी? उसी के बाद में तो एक्सपोज़ हुआ था पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है, मुजाहिद नहीं है जो कारगिल में लड़ रहे हैं, है ना? तो ये देखिए कि ये कुछ चीज़ें हैं कि हमको समझनी चाहिए। प्रैग्मैटिज़्म जो है ना, हमें उसको समझना चाहिए। जब आप क्वाड में शामिल होंगे, तो चाइना को डर क्यों नहीं लगेगा कि आप अमेरिका के गुट में आ रहे हैं और आप उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, है ना? बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं और इसीलिए हमको कभी-कभी सिर्फ़ अपना ही अपना नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना ये चाहिए कि अगर मुझे चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना है, तो हमें सामने वाले दुश्मन को भी समझना पड़ता है कि दुश्मन जो सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि दुश्मन ने भी आपको समझाया ना। दुश्मन ने जब आपने क्वाड में मिलिट्री का कैंपेन कंपोनेंट नहीं आने दिया, तो चाइना ने समझा ना इस बात को कि हाँ यार, इंडिया जो है वो कोई गंद नहीं डाल रहा है क्वाड के अंदर बैठ के, तो उसने तुरंत आपकी तरफ हाथ भी बढ़ाया, है कि नहीं? सर तरार ने बोला था कि इज़राइल वालों ने तो अमेरिकन्स को गुलाम बनाया हुआ है। हम तो कीड़े-मकोड़े हैं उनके सामने। अब वो क्या कहता है, नहीं कहता, उसको गोली मारो, लेकिन दोस्त एक सच्चाई और भी है। और वो ये कि मैं आपको एक ज़माने से कह रहा हूँ कि अमेरिका की कोई मिडल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी वही होती है जो इज़राइल की होती है। अमेरिका का काम सिर्फ़ इतना होता है कि वो इज़राइल की मिडल ईस्ट पॉलिसी को फ़ॉलो करे, इम्प्लीमेंट करे और उसके तरह-तरह के कारण, रीज़न, लॉजिक, रैशनल बना के दे कि हाँ जी, जो इज़राइल कर रहा है वो ठीक है। आई मीन अब देखिए,
हमारे संबंध अच्छे हैं इजराइल से, चीजें ठीक है, हमें कोई पंगा नहीं है, बात खत्म। लेकिन जो ट्रुथ है वो यही है, वो हमें समझना चाहिए। नेहा बेटा क्या करें कि सर रशिया और यूक्रेन का क्या होगा अब? मुझे तो कई बार ये लगता है नेहा कि अब रास्ता शायद ज्यादा आसान हो जाए रशिया के लिए भी, कि भाई ये इस जेलेंस्की को सीधे सीधे उठाओ इसको भी किसी खोमेनी के पास भेज दो मिलने के लिए खून पी रखा भाई ने। और यूक्रेन को भी सांस लेने दो, बहुत हो गया। यूक्रेन की जनता नेहा दया आती है, पता है क्या कसूर है उनका? इस दुनिया की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से यूक्रेन की जनता पिली है, जिस तरह से पिटी है, दया आती है। उनका कसूर क्या है यार? यू नो मैं कुछ बचा नहीं है, लड़ने के लिए मैं कोई आदमी नहीं बचे यार, सब खत्म हो गया। सर भारत के लिए चाइना और यूएस दोनों एक जैसे हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। नेहा सच ये है कि किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। भरोसा आपका अपना होता है। भरोसा आपको अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर, अपने रिसोर्सेज पर करना चाहिए। सामने वाले से आप ये उम्मीद ना करें कि वो आपके लिए कुछ करेगा। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, उसी के बेसिस पर आप अपने संबंध बनाते हैं, और वही सही तरीका भी है। आप भरोसा करेंगे तो सामने वाले के पास बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो ये उम्मीद मत करो कि बंदर ने क्या किया। बंदर के हाथ में उस्तरा देना क्यों होता है ना? गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि चाइना क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? ना, मुझे नहीं लगता। नहीं अबे भाई, नो नो। वो कुछ ऐसा करेगा कि जिससे फंस जाए और अपने वजन के नीचे गिर पड़े। लड़ेगा नहीं, ना 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 ना, वो लड़ेगा नहीं। उसकी इकोनॉमी के बढ़ने का राज ही है ये, क्यों लड़ने लड़ाई में नहीं पड़ेगा। सौरभ जी नमस्कार। इन सब में जुनेद कैसे हैं सर? उनसे राब्ता हुआ है? जी मेरा राब्ता हुआ था जुनेद भाई, बिल्कुल ठीक है। मेरी कल तो बात नहीं हुई उनसे मेरी। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी रीजन से दाएं बाएं हुए हों, क्योंकि उनको कॉल मिल नहीं रहा था मुझे कल। लेकिन परसों मेरी बात हुई थी, परसों शाम को मेरी उनसे बात हुई है, तो ही इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। सागर भाई नमस्कार। और जगत वर्मा जी स्वागत है आपका। सर यूक्रेन की तो लंका लग गई रशिया जो अभी तक प्रेशर में था वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, और खेलना चाहिए फ्रंट फुट पे, बिल्कुल ठीक बात है। अब इंडिया तो रशिया से पहले भी तेल ले रहा था, तो इंडिया को थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा है। रशिया से पहले भी तेल ले रहा था तो इंडिया को थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। हमें क्या लॉस होगा? हम तो वापस चले गए ना रशिया के पास, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे प्रोग्राम में मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। हम तो वापस रशिया के पास चले गए, और रशिया की जो ऑफर थी वो वैसी की वैसी है। हमारे लिए रशिया का होने कोई चेंज नहीं है। तो वी आर बैक टू पवेलियन अपने घर वापस जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे व्लादिवोस्टोक चेन्नई रूट ऑपरेशनल हो चुका है, पुतिन से भारत विजिट के टाइम ही हो चुका था, ऑपरेशनल किया था। ये वाला रूट तो ऑपरेशनल था मित्र। मेरी चिंता कुछ और है। मैं चाहता हूं कि भारत जल्दी से जल्दी एनएसआर पे काम करे। जो नॉर्दर्न सी रूट है हमारा, हम उस पर अगर जिस दिन हम एंट्री हो जाएंगे, हमारे को कई तरह के फायदे हैं। हमारी माइनिंग की चीजें खुल रही हैं साइबेरिया के इलाके में, वो हमको अगर मान लीजिए नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बातें होती हैं, तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। आर्कटिक भरा पड़ा है उन चीजों से, ठीक है ना? रशिया के पास भी बस सब कुछ बहुत कुछ है। और फिर उस केस में सही मायने में तो दुनिया का भी उससे भला होगा। कैसे? दुनिया का भला उस तरह से कि कम से कम भारत जो है चाइना की तरह से लोगों को ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, चोरी डकैती तो नहीं करेगा कि तुम मेरा ये काम करो नहीं तो मैं तुमको ये माल नहीं देता। वो चीजें तो भारत में नहीं है। कम से कम दुनिया को इतना यकीन तो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर है। जिस समय हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमने तब भी लोगों को कोविड की दवाइयां दी मुफ्त में, मत भूलिएगा इस बात को। तो बेसिकली दुनिया ने वो सब चीजें देखी हैं। पिछले दिनों में चाइना के बिहेवियर से कुछ लोगों को चाइना से एलर्जी हुई है, और वो ठीक भी हुई है। तो लोगों ने ये भी देखा है कि जब भारत को दे सकता था तो उसने मुफ्त में दुनिया भर को चीजें दी है, यू नो। तो ठीक है, वो हम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। जहां तक आपकी ये बात नॉर्दर्न सी रूट से होगा कि हमारा और जो यूरोप का रास्ता है वो छोटा होगा, सस्ता हो जाएगा, 30% तक कॉस्ट कम, 40% तक टाइम कम, ये सब कुछ खुल जाएगा। जो चीजें अभी हम यूरोप को नहीं दे पाते हैं,
इसलिए कि जो मान लीजिए कि रास्ते में कुछ चीज़ ऐसी हैं जो खराब हो सकती है उतने टाइम में, मगर वो अगर टाइम पे में पहुंचती है तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी जा पाएंगे हमारे यहाँ से यूरोप में। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। तो एनएसआर बहुत जरूरी है जाना, और रशिया उसमें आपको पूरी सपोर्ट दे रहा है। मजबूरी भी है उसकी, क्योंकि वो चाइना के साथ जा नहीं सकता उस रूट पे, चाइना को वहां ला नहीं सकता हो। फ्लेक्स नमस्ते बेटा। एंड देन राम राम हर्ष भाई। आगे चलते हैं। प्रभाकर भाई कहते हैं जुनेद भाई कहाँ है? वो वही है जहाँ थे मिडिल ईस्ट में। जी प्रभाकर भाई प्रणाम। एंड देन पता नहीं क्यों गट फीलिंग हो रही है यूएस और इजराइल ने गलत पंगा लिया है। बिल्कुल गलत लिया है। मैं आपको पहले से बात कर रहा था कि ये गलत हो जाएगा। ये जो इसके रिpercussion होंगे वो एक दो दिन में खत्म होने वाला मामला नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है, बस गट फीलिंग है। नहीं, बिल्कुल आपकी गट फीलिंग मेरे मुताबिक, जो आपकी गट फीलिंग है मेरी भी यही गट फीलिंग रही है, मेरा भी यही मानना है। मैं आपसे 100% एग्री हूँ। ओके, ये क्या है? F5 बोरिंग F16, मतलब ये क्या सागर, ये क्या कर रहे हो? ये क्या मतलब है इसका? ओके सर, कल की सीसीएस मीटिंग में क्या हुआ था? जरदारी अपने पार्लियामेंट में बोल रहा है हमें इंडिया से नेगोशिएशन करना चाहिए। अच्छा, ओके। इंडिया की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, आएगा भी नहीं। सीसीएस की मीटिंग हो गई है। अफगानिस्तान ने आज नूर खां में आग लगा दी। वहां पे अफगानिस्तान के ड्रोन जो है वो नूर खां में पहुंच गए, नूर खां में उड़ा दिया उन्होंने। अब कितना नुकसान हुआ है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि एग्जिजरेशन आ रहा है, मुझे लगता है जो बताया जा रहा है वो एग्जिजरेशन है। लेकिन नूर खां पर अफगानिस्तान का ड्रोन पहुंचा के हमला कर देना, दैट इटसेल्फ इज बिग डील। इससे पता लगता है कि अमेरिका का जो एयर डिफेंस है अफगानिस्तान की साइड पर वो कितना कमजोर है। अब ऐसे में जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स बन रही है इस पूरे इलाके में, कुछ भी संभव है, कुछ भी। और क्यों ना संभव हो? अगर भारत को इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए, और अपने लिए एक सिक्योरिटी का रास्ता खोल सकता है, मैं कहता हूं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सिक्योरिटी से बड़ा क्या है दोस्त? शांति के लिए किसी भी कीमत को करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, आप ये देखिए हर्ष जी, हमें अगर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम किसी लड़ाई में न पड़े। और लड़ाई, जहां भी कहीं लड़ाई की उम्मीद है, उन तत्वों को खत्म कर दिया जाए, ताकि लड़ाई हम अगले आने वाले 10 12 15 20 साल आराम से ग्रो कर सके। फिर जो आपके बीच का डिफरेंशियल आ जाएगा इन मुल्कों के साथ में, वो इतना बड़ा होगा कि कवर करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। आप सिंपली आगे चले जाएंगे। आगे तो आप ऑलरेडी भी बहुत है, लेकिन ये रास्ता मुझे लगता है हमें लेना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं ये, इसके समय कितना लगेगा, टाइमिंग क्या बनाएगी भारत सरकार, वो भारत सरकार जाने, मगर ये करना जरूर चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने ये जरदारी वाला स्टेटमेंट देखा नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर, इंडिया गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मेकिंग फ्रेंडली कंट्रीज लाइक यूएई बाय इंडियन एयर डिफेंस एंड इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज। पीएमओ शुड एक्टिवली इन्वॉल्व इन। भैया हर्ष, ये ऑलरेडी हो चुका, जो आप करने के लिए कह रहे हैं ये भारत सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। और यूएई आपके यहाँ इस समय पर आर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग में बाकायदा इन्वेस्ट कर रहा है, मिलके ज्वाइंट में काम कर रहा है भारत के साथ में। ये हमारी जो उनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका हिस्सा है। हमारे यहाँ जो इस समय इसरो में जो काम हो रहे हैं उनमें भी शामिल है वो लोग। सो यूएई इज इन अ वेरी बिग वे हमारे यहाँ इन्वॉल्व है, और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए ही तो ये हेक्सागोन की जो बात आ रही है वो क्यों आई है? अभी जो इसराइल वाले टाइम पर जो विजिट हुई है उसमें जो हेक्सागोन अलायंस की बात हुई है, वो सब क्यों हुई है? आप जरा याद करिए ना, अभी वो जो सुपर कंप्यूटर का जब जिस दिन काम हुआ है, तो उस दिन मोदी जी ने क्या कहा है? एक नई सुबह का उदय हो रहा है। मायने निकालिए ना, मोदी जी बड़े बदमाश हैं। मोदी जी बहुत शरारतें करते हैं। वो एक जुमला बोल जाते हैं, उसके मायने कहीं और होते हैं। वो क्या बोल कर गए कि नई सुबह की शुरुआत हो रही है, उसी दिन हमले हो रहे थे। उसी दिन यहाँ आपका वो चिप बन के आई थी नहीं। सर, आज मैक्रोन भी बोल रहा है कि न्यूक्लियर बम की प्रोडक्शन लो। आप लेट आए हर्ष भाई, हम डिस्कस कर चुके इसको। फ्रांस को एक से प्रोडक्शन की रेट बढ़ा देगा, लेकिन फ्रांस की तो लड़ाई से पहले सरेंडर करने की हिस्ट्री है। अगर सरेंडर करना था तो बम का क्या काम? अब हर्ष देखो, यहाँ ये
बुरा नहीं मानना, ये है, मैं क्या कहूँ उसको। आप खुद सोचो, जिसके पास बम होगा तो लड़ाई क्यों होगी? और जब जो जिस सरेंडर की हिस्ट्री है, तब क्या उनके पास बम था? और जिनके साथ उन्होंने सरेंडर किया था, उनके पास क्या था? उन्होंने भी तो भरोसा ही किया था ना, फ्रांस ने भी तो भरोसा ही किया था ना। आप कभी उन जगहों पे नहीं गए जहां इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो लड़ाइयाँ आज भी होती है, आप जानते हैं। यूरोप बदल चुका है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो गांव है ना, वहां आज वो खेलते हैं, उन लड़ाइयों को इनेक्ट करते हैं जो उनके बीच में हुई। और सालाना गर्मियों के महीनों में वहां वो आपस में खेलते हैं। उधर के गांव वाले इधर आते हैं, इधर के गांव वाले आते हैं, बीच में लड़ते हैं दोनों बैठ के। उन्होंने अपनी लड़ाई को अपने ऊपर हंसने का मजाक बना लिया है। वो इस लेवल तक ग्रो कर गए हैं मेंटली। इसीलिए जब मैं आपको बताता हूं कि मुझे यूरोप, आज का यूरोप समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने यूक्रेन वाले केस में क्यों फंस रहे हैं, ऑनेस्टली नहीं मुझे समझ में आता। क्योंकि मैंने वो कल्चर देखी है वहां पे, मैं उसका पार्ट रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है सब कुछ। मैं जानता हूँ कि वो कितना दिमाग से ग्रो किए हुए हैं। तो फिर मुझे हैरानी ये होती है कि यूक्रेन के केस में इस तरह से बेवकूफाना तरीके से क्यों फंस रहे हैं। तो उसका मतलब मुझे एक ही नजर आता है कि जो उनका पॉलिटिशियन है, वो कुछ अपने लोगों को नहीं बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल ट्रंप की पार्टी की एक महिला को मैं कल सुन रहा था, वो ये कह रही थी ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो हमारे ऊपर हमला कर सकती हैं, ईरान से अमेरिका को डायरेक्ट जो खतरा है। अब मैं सर पकड़ रहा था अपना कि इस माता को मैं क्या बताऊं। ये अमेरिकन पब्लिक को सरासर बरगला रही है। तो आप कुछ नहीं कर सकते ना ऐसे लोगों को। अगर आपके लीडर्स बिके हुए हैं, किसी और के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक वो दिखाया था ना, 2 बिलियन, 152 बिलियन ईरान को दिए अमेरिका ने। उनमें से 2 बिलियन कैश में वापस लिए। किस लिए? ताकि वो मीटिंग में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मुंह बंद कराए जा सकें, उनको पैसा कैश में दिया जाए, कैश में दिया जा सके। और ये ना दिया जाए कि अमेरिका ने दिया है तो उसको ईरान से वापस ला के दिखाया जाए कि देखो जी ईरान ने दिया है ये पैसा वापस। आप जरा सोचिए ना, पॉलिटिक्स किस लेवल पे होती है। कल मैंने आपको दिखाया था वीडियो, है ना। चलिए, अभी एक दो दिन में आप देखिएगा वो स्कैंडल खुलने वाला है। और अमेरिका में जब वो स्कैंडल आएगा कि ओसामा बिन लादेन को तो क्या किया गया, क्या नहीं, उसकी बॉडी डबल को मारा गया, फिर आपको पता लगेगा ना कि वो ओसामा बिन लादेन तो कहाँ था, वो तो वहां था, ईरान में था। ईरान ने दिया है अमेरिका को। कल्पना कीजिए जरा, कैसे कैसे खेल खुलने वाले हैं, अभी देखते जाइएगा। गुरु जी, चाइना का स्टेटमेंट भी आ गया है कि वी आर ओपनली सपोर्टिंग। मैं तो आपको उनका जब वीडियो दिखा दिया, उन्होंने पब्लिक जब सवेरे वीडियो पब्लिक कर दिया कि ये रही सारी चीजें, ओपनली पब्लिक उन्होंने दे दिया, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर क्या बचा। इट्स अ गुड वन। फाइनली दे आर टॉकिंग अबाउट इट, बढ़िया है। बचा क्या है यार ईरान के पास खोने के लिए। इंडियंस को किसी भी लड़ाई में उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए जो इंडिया से असला बारूद खरीदे। क्या मतलब बना इसका यार? क्यों? असला बारूद बेचने के लिए हमको किसी को सपोर्ट देने की जरूरत है? आपके पास एक चीजें बेचने के लिए आप बेचिए और बात खत्म हो गई। आपको ये तय करना है कि वो कंट्री आपके लिए मुश्किल न पैदा कर दे, क्योंकि आप चाइना को तो नहीं बेचेंगे ना कोई चीज। सर, अब इंडिया को रशिया के ऑयल की पुरानी वाली रेट पर मिलेगा, मार्केट रेट पर? हर्ष, आप शो में लेट आ रहे हैं और आप वो सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब मैं दे चुका हूं। तो आप शो को दोबारा से देख लीजिएगा, वो सारा का ऑफर खुले हुए हैं वैसे कि उस पुरानी रेट पे चल रहा है सब। ऑलराइट। सर, हम तो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें तो कोई सब में नहीं पड़ना वैसे तो। सच बोलो तो नहीं यार, किसी की मौत में क्या मजा लेना चंदन। और जो मुश्किलें हैं वो तो किसी के लिए कभी भी बदल सकती है, तो गंदगी से दूर रहा जाए वही अच्छा है। सर, आज यूपी में बीजेपी के इसलिए शिया अपना शोक लखनऊ में मना रहे थे। हाँ, वो कल मना रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। 2017 से पहले शिया अपने फेस्टिवल भी हैं खुले में नहीं मना पाते थे, फिर भी लोग योगी जी को असली मुस्लिम नहीं। ऐसा क्या है भाई, ये किसने आपसे कह दिया कि दो कि शिया जो है वो अपने फेस्टिवल खुले में नहीं मना सकते थे? ये किसने कह दिया? क्यों नहीं, हमेशा मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, कमाल है। चीमा तो कह रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान, वो तो पुरानी बहुत बहुत, बहुत महीनों से कह रहा हूँ। बिटवीन अफगानिस्तान की टीम इंडिया आएगी, हैं? ये बाय द वे, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आएगी, हाँ जून में बिल्कुल आएगी।
बिल्कुल वो तो रोते रहेगा। ये क्या, अब ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, आपने जानकारी दी, आप बेहतर जानते हैं, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम में आपसे। हो सकता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ देर में फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वैसे 10:30 बजे है ना? हाँ, 10:30 बजे है, अभी तो टाइम है, तो हम लोग और बात कर लेंगे। क्या है सर? नहीं सर, समाजवादी सरकार सुन्नीस की बात मानती थी। अच्छा, ओके। वो सियाको फेस्टिवल मनाने में, अच्छा, समाजवादी सरकार की बात आप कर रहे हैं, ओके। वो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलते थे ना, वो तो उनके लिए तो एमवाई वाला जो किस्सा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एमवाई समीकरण चला रहे थे वो। चलिए, तो मित्रों, आपसे कुछ देर बाद, 1.5 घंटा हो गया, तो जरा मैं भी, मेरी चाय भी ठंडी हो गई है मुझे दोबारा गर्म करनी पड़ेगी, तो लेकर मैं आपको दोबारा आता हूँ और कुछ प्रोग्राम देखते हैं, कुछ और मिलता है। सर मुझे तो मजा आ रहा है कि ट्रम्प, हाँ, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी ट्रम्प के फंसने का तो मुझे भी मजा आ रहा है। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, आई एम ग्लैड अबाउट इट, बिकॉज ये जो जो गंद डाल रहा था दुनिया पे, ये कहीं ना कहीं जाकर रुकना था, एंड आई एम हैप्पी